ओके, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये फाइनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स कवर करने वाले हैं हम लोग इन रिवीजन फॉर्म। प्राइमरीली ये अगर आप सुन रहे हैं देख रहे हैं तो उसका ये मेरा प्राइमरी अजम्पशन है कि एक बार आपने डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है एंड आपको प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है। इट इज़ मोस्टली दैट वे कि फाइनल में एएफएम और एफआर पेपर 1 पेपर 2 मोटा मोटी हमारे थोड़े इनिशियल सेगमेंट में हो जाते हैं और बाद में जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तो थोड़ी धूल मिट्टी लग जाती है। इट इज़ मोर लाइक दिवाली की सफाई, ठीक है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है अंदर रखी हुई है, ठीक है, और उस पर थोड़ी धूल मिट्टी लग जाती है तो मोर और लेस उसको थोड़ा उड़ाने का काम करेंगे अपने हैंड। एक बार चेक कर लेंगे कि भाई सब बरोबर है ना। सो विद दैट ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू कवर डेरिवेटिव्स। बड़ा टॉपिक है, ठीक है, हम लोग उसको छोटे सेगमेंट्स में बांटेंगे। प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग पहले लेंगे हम लोग के डेरिवेटिव्स होते क्या है, फिर उसके जो सेगमेंट है हर एक सेगमेंट पे कुछ कुछ क्वेश्चंस है, तो हम उनको सेगमेंट वाइज क्वेश्चंस में पुटअप करेंगे। थोड़े इंडिपेंडेंट भी है, जो स्क्रीन पे आपको आई थिंक 4 चीजें लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। इन मेजर पार्ट्स में हमारा डेरिवेटिव्स डिवाइडेड है, जिसमें स्वॉप्स में सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ही सम्स है, वो अलग चैप्टर में कवर्ड है। सो चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें एएफएम की, तो उसमें हमारे मोटा मोटी सम्स कवर्ड है ऑन ऑप्शंस, ऑन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। बट बिफोर वी गो टू दैट, लेट अस बी मोर अवेयर अबाउट व्हाट डेरिवेटिव्स इज ऑल अबाउट। थोड़ा और बेसिक से चलते हैं और फिर कवर करते हैं। सो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम व्हाट? द अंडरलाइंग असेट। सो अंडरलाइंग असेट के बेसिस पे हमारा जो वैल्यू चेंज होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट का, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। मैं क्लास में भी कई बार बोलता था, इसका मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट है, इट इज एज गुड एज शर्त लगाना, ठीक है। कोई चीज की शर्त लगा रहे हैं हम लोग, किसी के हिसाब से ये टीम हारेगी, किसी के हिसाब से टीम जीतेगी। अगर कोई टीम ने 450 रन बना दिए हैं, ठीक है, और सामने वाली टीम के शुरू के 20 ओवर में ही 4 विकेट गिर गए हैं और 100 ही रन बने हैं, तो चांसेस है कि जिस टीम ने 450 रन बनाए हैं वो जीते। तो अगर कोई बंदा है जिसने उसके जीतने पे बेट लगाई थी, हिज चांसेस ऑफ विनिंग और हर चांसेस ऑफ विनिंग विल बी हाई, तो उस टाइम पे उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे वो शर्त लगाना इज नॉट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, बस मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ अंडरलाइंग असेट, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऊपर नीचे होते रहनी चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू जैसे जैसे ऊपर नीचे होगी, हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी। सो प्राइमरीली डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच derive their value from underlying asset। ये अंडरलाइंग असेट क्या हो सकता है सर? इट कैन बी स्टॉक्स, मतलब इक्विटी, ठीक है, इट कैन बी कमोडिटीज, इट कैन बी करेंसी, इट कैन बी इंटरेस्ट रेट्स, इट कैन बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर। It can be anything. There are weather derivatives also. There are derivatives on electricity rates. There are derivatives on, of course, gold, silver and many commodities. Equity derivatives is the most common one, जिसके ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। So वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी वैल्यू अपने, ये मैं टेक्स्ट बुक ट्रेडिशनल डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, जो अपनी वैल्यू डिराइव करेगा। तो जैसे जैसे अंडरलाइंग असेट की वैल्यू चेंज होगी, ऊपर नीचे होगी, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है जिन्होंने अलग अलग सोचा होगा, तो जिसके फेवर में चीजें आएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या उसको थोड़ा फायदा होता रहेगा, जिसके अगेंस्ट में चीजें जाएगी उसको थोड़ा नुकसान होता रहेगा। तो सर फिर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें? ठीक है, देखो, पहला होता है फॉरवर्ड्स, दूसरा होता है फ्यूचर्स, तीसरा होता है ऑप्शंस, चौथा होता है स्वैप्स। ये 4 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, हर एक के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एंड एनीवन हु फेसेस प्रॉब्लम इन डेरिवेटिव्स इज बिकॉज principally they do not know much about
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हर एक की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, या थोड़ा और देसी भाषा में बोले तो मोडस ऑपरेंडी समझ आ गई कि कैसे बिहेव करते हैं वो, तो बहुत इजी सा इसका आई थिंक जजमेंट या क्वेश्चन सॉल्विंग हो सकता है। वो हम देखेंगे भी, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक कम रिवीजन का अप्रोच रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो सर फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? फॉरवर्ड्स मतलब हम लोगों ने कोई एक अंडरलाइंग असेट को खरीदने या बेचने का सौदा कर लिया एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। अगेन, हमने कोई अंडरलाइंग असेट को खरीदने का या बेचने का सौदा कर लिया ऑन अ एट अ स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड रेट। मतलब आज मैं इस पेन को खरीदने का सौदा कर रहा हूं, ये पेन मैं आज होल्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये पेन किसी और के पास है, और मैं बोलूंगा 1 महीने बाद मैं इसे 5,000 रुपए में खरीद लूंगा, ठीक है, तो और सामने वाला 5,000 में मुझे बेच देगा और वो मुझे डिलीवरी देगा, तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया लॉन्ग पार्टी ऑफ द फॉरवर्ड, और सामने वाली पार्टी क्या हो गई? सामने वाली पार्टी हो गई शॉर्ट पार्टी। द वन हु is obligated to buy the underlying asset, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड लॉन्ग किया है, एंड द वन हु इज ऑब्लिगेटेड टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, उसने क्या किया है? वो शॉर्ट पार्टी। यहां पे मैंने आपने देखा होगा तो पहले से कुछ चीजें रख रखी, बहुत सारी चीजें अभी ड्यूरिंग द लेक्चर में लिखूंगा, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रख रखा है। देखो, ऑब्लिगेशन, 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 राइट। ऑब्लिगेशन मतलब हमें एंटर होना ही पड़ेगा, राइट मतलब हम मना कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन वेरियस पार्ट्स। तो व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू ईदर बाय और सेल एन अंडरलाइंग असेट एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। 1 महीने बाद इस पेन को 5,000 रुपए में खरीदने का सौदा आज कर लिया है, ना तो आज कुछ पैसे का लेन देन हुआ है ना और कुछ हुआ है, बस एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में एंटर हो गए हैं। अब 1 महीने बाद इस पेन की प्राइस हो जाती है 6,000, सामने वाली पार्टी मुझे कितने में देने के लिए ऑब्लिगेटेड है? तो 1 महीने बाद मैं उसको 5,000 रुपए दे दूंगा, वो मुझे पेन दे देगी, तो मैं हो गया लॉन्ग पार्टी बिकॉज आई वॉज ऑब्लिगेटेड टू बाय। सामने वाली पार्टी हो गई शॉर्ट पार्टी, ठीक है, द पार्टी वॉज ऑब्लिगेटेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट, और प्रिंसिपली मुझे 1,000 रुपए का गेन हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस 1 मंथ द प्राइस मस्ट हैव वेंट अप, और वो प्राइस कितनी हो गई? 6,000, जबकि हमने कितने पे सौदा किया था? 5,000। तो अगर मैं इसी पेन को फिर बाजार में बेचने जाऊंगा तो मैं 6,000 में बेचूंगा, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 1,000 रुपए का फायदा हो गया। एग्जैक्टली यही डिफरेंस है फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में, बिकॉज फॉरवर्ड्स में मेजॉरिटी डील्स डिलीवरी बेस्ड होती है, फ्यूचर्स में मेजॉरिटी डील कैश सेटल्ड होती है। फ्यूचर्स भी वही होता है जिसमें एक पार्टी कौन होती है? लॉन्ग, और दूसरी पार्टी कौन होती है? शॉर्ट। वहां पे भी हम कोई अंडरलाइंग एसेट को खरीदने और बेचने का ही सौदा कर रहे हैं, बट फॉरवर्ड में मुझे पता होता है कि वो पार्टी कौन है, या फॉरवर्ड में मैं कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या फॉरवर्ड में इट इज टेलर मेड, या फॉरवर्ड में इट इज नॉट रेगुलेटेड। जब ये के सब उल्टे कर दे, कस्टमाइज की जगह स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, ठीक है, अनरेगुलेटेड की जगह रेगुलेटेड हो गया, तो वो फॉरवर्ड जो है वो क्या बन जाएगा? फ्यूचर्स। और डिलीवरी बेस्ड की जगह कैश सेटल्ड हो जाए तो वो फॉरवर्ड क्या बन जाएगा? फ्यूचर्स। तो जो हम एक्सचेंज के थ्रू करें यही चीज, तो क्या हो गया? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसका और सिंपलर एग्जांपल दूं तो मैंने इंडिगो के शेयर्स बेचे, खरीदेंगे तो नहीं अभी, ठीक है, टेम्पररी, ठीक है, अलग स्टोरी हो जाएगी, इस पे जाना नहीं चाह रहा हूं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मोनोपोली है, ठीक है, इंपैक्ट है, स्पाइस जेट 8% बढ़ गया, इंडिगो 10-12% गिर गया, ठीक है, सेपरेट स्टोरी। बट मैंने इंडिगो के शेयर बेचे, तो सामने खरीदे किसने मुझे पता नहीं है, क्योंकि बीच में कौन है? एक्सचेंज। सिमिलरली मैंने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया लॉन्ग, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता,
ठीक है, एक्सचेंज रेगुलेशन होता है, तो उसमें फिर सेटलमेंट क्या होगा, जो पार्टी को फायदा हुआ उसको पैसा मिल जाएगा, जो पार्टी को नुकसान हुआ उसका पैसा अकाउंट से जाएगा। ये कौन देख रेख कर रहा है, एक्सचेंज, विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये पूरा आवागमन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है। तो फॉरवर्ड्स आर ऑल्सो ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स आर ऑल्सो ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लाइक मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, कोई स्टॉक का प्राइस आज 3,000 है, फ्यूचर में 4,000 होगा, तो मैंने आज लॉन्ग कर दिया, और डिलीवरी तक क्या होगा, उसका प्राइस एक्चुअली बढ़ गया, तो मेरे लिए उसका इफेक्टिव बाइंग प्राइस कितना है, 3,000। सपोज जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है उस दिन उसकी प्राइस हो गई है 4,000, और मेरा लॉट साइज है सपोज 100 शेयर्स का, तो मुझे 1000 इंटू 100, 1,00,000 रुपए का फायदा हो गया है, और जो सामने वाली पार्टी है उसे 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया है। लेकिन ये चीज अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं तो मुझे एक्चुअल में डिलीवरी मिलेगी उन शेयर्स की, मतलब मेरे अकाउंट में 3,000 शेयर्स आ जाएंगे, 100 शेयर्स आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है, और मैं 3,00,000 रुपए दे दूंगा, और फिर मैं उन शेयर्स को क्या करूंगा, जब मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उनकी वैल्यू कितनी है, 4,00,000, 4,000 इंटू 100, 4,00,000, तो 3,00,000 में खरीदा, 4,00,000 में बेचा, 1,00,000 का फायदा हो गया। जबकि फ्यूचर्स में क्या होगा, यही चीज सीधी मेरे अकाउंट में इन फॉर्म ऑफ कैश आ जाएगी, 1,00,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में सीधे बढ़ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एक साथ। क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है, MTM होता है। व्हाट इज MTM, मार्क टू मार्केट, जबकि जो फॉरवर्ड्स है उसमें क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट होता है। इसलिए जो फ्यूचर्स है उसमें क्या रहता है, नो काउंटर पार्टी रिस्क, जबकि इसमें क्या रहता है, काउंटर पार्टी रिस्क। तो एक टेबल भी बनाऊंगा मैं जिसमें सारे हम एक साथ देखेंगे, बट प्रिंसिपली हम समझे तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड जो है वो क्या है, रेगुलेटेड नहीं है, फ्यूचर्स जो है वो रेगुलेटेड है। फॉरवर्ड सेमी रेगुलेटेड ऐसा बोल दो कुछ फॉर्म में, जैसे करेंसी फॉरवर्ड जहां पे बैंक्स इन्वॉल्व है, थोड़ी बहुत चीजें फॉलो करनी पड़ती है उनको मैंडेटरीली, कुछ कुछ रूल्स भी है। बट डेरिवेटिव चैप्टर के लिए हम ऐसा समझेंगे कि फॉरवर्ड जो है वो मोटा मोटी क्या है, अनरेगुलेटेड, फ्यूचर्स जो है वो क्या है, रेगुलेटेड। फॉरवर्ड्स में इनिशियली हमें कुछ पैसा लगाना नहीं पड़ता, फ्यूचर्स में हम लोगों को क्या भरना पड़ता है, मार्जिन भरना पड़ता है। फॉरवर्ड जो है वो मोस्टली, वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोस्टली डिलीवरी बेस्ड होते हैं, फ्यूचर्स मोस्टली कैश सेटल्ड होते हैं। फॉरवर्ड में कोई बीच में शील्ड नहीं कर रहा होता है, फ्यूचर्स में एक्सचेंज अलोंग विथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शील्ड कर रहा होता है। फॉरवर्ड जो है दे आर बेसिकली हैविंग द काउंटर पार्टी रिस्क। जैसे जब ये पेन का एग्जांपल दिया था 5,000, अगर 6,000 प्राइस हो गई और सपोज मेरी पेन की डील थी 1,000 पेन्स की, तो 1,000 इंटू 1,000 10,00,000 रुपए हो गया, जिसका मुझे फायदा हुआ, सामने वाले को नुकसान हुआ। सामने वाले पार्टी बोले नुकसान का ही चीज का, भाग जाओ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनिशियली तो कुछ था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था, मैं केस करूंगा अलग कहानी हो गई, बट काउंटर पार्टी रिस्क तो है ही है, फिर मुझे लीगल रूट पकड़ना पड़ेगा। फ्यूचर्स में ये बारी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे से भी थोड़ा पैसा और सामने वाली पार्टी से भी थोड़ा पैसा किसने ले लिया है, एक्सचेंज ने। अब अगर मुझे फायदा हो रहा है तो उसके अकाउंट से पैसा कम होता जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसा आता रहेगा, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि अगर मुझे नुकसान हो रहा है उसे फायदा हो रहा है, तो यहां पे कम होता रहेगा और वहां पे बढ़ता रहेगा। सो अगर मैं इसको पुटअप करूं तो यहां पे फ्यूचर्स वर्सेस फॉरवर्ड्स का हम लोगों को बेस ध्यान रखना है। कॉमन चीज क्या है, दोनों ही क्या है, ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम ना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही अनलिमिटेड गेन और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है यहां पे अगर हम देखें तो फ्यूचर्स मोस्टली क्या होते हैं, कैश सेटल्ड, ठीक है। फॉरवर्ड्स मोस्टली क्या होते हैं, डिलीवरी बेस्ड, ठीक है।
फ्यूचर्स में इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसको हम बोलते क्या है, मार्जिन मनी। ठीक है, फॉरवर्ड्स में इनिशियली हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, तो नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर्स जो है, ठीक है, दे आर रेगुलेटेड टू मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट, ठीक है, एंड फॉरवर्ड्स आर मोस्टली अनरेगुलेटेड इन नेचर। ठीक है, ये जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो है वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सर स्टैंडर्डाइज कस्टमाइज का क्या मतलब हुआ? जैसे कि लॉट साइज, जैसे कि सेटलमेंट डेट, जैसे कि मार्जिन, ये सब प्री डिस्क्लोज होता है और पूरी दुनिया के लिए सेम होता है। जबकि कस्टमाइज में क्या होगा, दो पार्टियों ने जैसा नक्की किया वही नक्की हो गया। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अंडर फ्यूचर्स देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क, वेर एज इन फॉरवर्ड देयर इज काउंटर पार्टी रिस्क। मतलब एक पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान फायदा हुआ, वो पार्टी क्या कर सकती है, भाग सकती है। ठीक है, तो काउंटर पार्टी रिस्क हो गया किसमें, फॉरवर्ड्स में। फ्यूचर्स में ऐसा कोई रिस्क नहीं, क्योंकि बीच में कौन आ गया है, एक्सचेंज आ गया है। ठीक है, और अगर देखें तो एक और पॉइंट, फ्यूचर्स जो है उसमें हमारा M2M होता है। M2M मतलब मार्क टू मार्केट, तो डेली बेसिस पे हमारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। जबकि फॉरवर्ड्स में फाइनल सेटलमेंट पे ही, ठीक है, आपका जो ड्यू डेट है या एक्सपायरी डेट है, ठीक है, एक्सपायरी डेट पे ही फाइनल सेटलमेंट होता है। ऐसा एक्सपायरी डेट पे ही फाइनल सेटलमेंट होता है। दोनों में क्या हम मना बोल सकते हैं ऑन द एक्सपायरी डेट? नहीं। कॉमन चीज क्या है दोनों में, सेटलमेंट डेट पहले से नक्की है, और रेट फ्यूचर्स में कौन सी रेट होती है जिसमें हमने आज एंटर किया है, फॉरवर्ड्स में वो रेट हम डिस्क्लोज कर देते हैं। कितनी पार्टियां होती है दोनों में? दो, एक कौन, लॉन्ग, दूसरा कौन, शॉर्ट। लॉन्ग का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, शॉर्ट का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि प्राइस नीचे जाए। लॉन्ग वाले को कब फायदा होता है, व्हेन द प्राइस गोज अप। शॉर्ट वाले को कब फायदा होता है, व्हेन द प्राइस, ये 5,000 के एग्जाम्पल वापस लेते हैं, जब प्राइस 6,000 हो गया तो मैंने तो 5,000 रुपए ही दिए, ये पेन खरीद लिया, मैं चाहूं तो उसको मार्केट में आराम से 6,000 पे सेल कर सकता हूं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, मेरे लिए फायदे का सौदा हो गया। शॉर्ट वाले को कब फायदा होगा कि इसका प्राइस 3,500 हो गया, नहीं 2,500 हो गया, 2,500, तो मुझे तो अभी भी कितना देना पड़ेगा, 5,000। तो सामने वाले को जो बाजार में 2,500 में बिक रहा है उसकी जगह कितना मिलेगा, 5,000। दैट्स अ गुड थिंग। सो लॉन्ग विल हैव अ पर्सपेक्टिव दैट प्राइस इज गोइंग टू राइज, एंड शॉर्ट विल हैव अ पर्सपेक्टिव दैट द प्राइस इज गोइंग टू फॉल। ठीक है, या ये तब मनी बनाएगा, ये जब बढ़ेगा तब मनी बनाएगा। ये प्राइमरी डिफरेंस है फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स। और डिटेल में हम फिर से जब इसके सम्स करेंगे तो डिस्कशन करेंगे, बट बेसिक पुटअप हो गया। स्वॉप्स हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में ही करेंगे। आ जाते हैं अभी हम लोग ऑप्शंस में। ब्रैकेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रखा है मैंने, क्या वर्ड लिख रखा है, राइट। ऑप्शंस हमारे लिए क्या है, राइट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और आपने इसमें देखा होगा तो मैंने लॉन्ग शॉर्ट लिखा है, इसमें मैंने कॉल पुट लिखा है, क्योंकि फ्यूचर फॉरवर्ड सिर्फ फ्यूचर फॉरवर्ड्स ही होते हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, एक क्या कॉल ऑप्शन, एक क्या पुट ऑप्शन, और उसमें दोनों में दो दो पार्टी एज यूजुअल बन जाएगी। कौन कौन सी, लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल, अगेन लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट। ठीक है, इसकी भी एक क्विक रिकैप लेते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो बहुत इजीली चीजें आपको पकड़ में आएगी। ठीक है, तो लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, मतलब 4 तरह की चीजें हो गई। अब इसमें जो दो चीजें हैं लॉन्ग वाले हैं, उनके पास क्या होती है, राइट, और ये जो दो चीजें हैं शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, उनके पास क्या रहेगा, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन सर कैसे और क्यों, थोड़ा समझाइए। कॉल ऑप्शन gives the buyer of the call a right to buy a specified asset at a specified rate which is known as exercise price.
ऑन और टिल अ एक्सपायरी डेट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑप्शन। सर ये ऑन और टिल आपने ऐसा चेंज कर दिया है। हाँ बताऊंगा मैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन के वक्त। बट कॉल ऑप्शन बायर को क्या करेगा, राइट देगा टू बाय। तो मैं अगर कोई कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं, मेरे पास राइट है कि मैं एक्सरसाइज प्राइस पे खरीद सकता हूं, तो सामने जो शॉर्ट कॉल वाला है ना, वो ऑब्लिगेटेड है मुझे सेल करने, उसे बेचना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता है। तो लॉन्ग कॉल में हम लोगों को राइट टू बाय मिलेगा, जबकि शॉर्ट कॉल वाला क्या होगा, ऑब्लिगेटेड टू सेल होगा। देखो वैसे तो टोटल 4 चीजें हो गई, राइट टू बाय, राइट टू सेल, ऑब्लिगेटेड टू सेल, ऑब्लिगेटेड टू बाय। तो जो 2 कॉल में रह गई वो क्या रह गई, पुट में आएगी। तो पुट में, लॉन्ग पुट में क्या हो जाएगा, राइट टू सेल। मैं बेचूंगा तो सामने वाले को खरीदना ही पड़ेगा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेटेड टू बाय, ऑब्लिगेटेड टू बाय। अगर आप इतना समझ लो ना, बहुत क्विकली फटाफट पुट आ जाएगा। और कभी भी ध्यान रखना कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में हमारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का कोई पैसा नहीं था, मार्जिन भर रहे थे, बट मार्जिन हमारा इन्वेस्टमेंट है। कल को कुछ भी चेंज नहीं आया, मार्जिन एज इट इज वापस मिल जाएगा। बट जब हम राइट खरीद रहे हैं, राइट राइट राइट, तो दैट कम्स एट अ कॉस्ट। तो यहां पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो जब जब आप राइट खरीदोगे तब तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जब जब आप राइट खरीदोगे तब तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यहां पे थोड़ा पुट फॉरवर्ड करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक, ये कॉल ऑप्शन, ठीक है, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल। लॉन्ग कॉल जो है बेसिकली इसके पास है क्या, राइट टू बाय एट व्हाट, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का दूसरा नाम क्या है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। शॉर्ट कॉल के वाले के क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन टू सेल एट व्हाट, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। इट इज लाइक, सपोज मुझे HDFC बैंक पे 1000 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस का एक कॉल ऑप्शन मिल रहा है। मुझे लग रहा है प्राइस तो फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है, आने वाले 3 महीने में, 3 महीने की एक्सपायरी, मुझे लग रहा है प्राइस तो 1200 हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन में लॉन्ग कॉल क्या हो गया कि मैं आज थोड़ा सा प्रीमियम पे करूंगा, और प्रीमियम पे करके मैं ये राइट खरीद लूंगा। क्या राइट खरीद लूंगा, I can buy HDFC Bank at what amount, 1000, strike price is 1000. Suppose post 3 months, after 3 months मेरा जो प्राइस है HDFC बैंक का वो हो जाता है 1200, 1200। मेरे पास कितने में खरीदने का राइट था, 1000, प्राइस हो कितना गया है, 1200। शुड आई एक्सरसाइज और नॉट, यस यस। प्राइस अगर 900 रहता है, विल आई एक्सरसाइज, नो। अंडर फ्यूचर और फॉरवर्ड मुझे झक मार के 1000 पे खरीदना ही पड़ता। ऑप्शन के अंदर जब प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, आई हैव अ राइट टू से नो। प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं ऑफकोर्स एक्सरसाइज करूंगा, प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं मना कर दूंगा। ऐसी चीज देने के लिए सामने वाला एवे ही नहीं हाँ बोल देगा, उसको कुछ प्रीमियम चाहिएगा। तो वो जो है ना, उसको हम लोग बोलता है ये प्रीमियम या पेज प्रीमियम। लॉन्ग कॉल वाली पार्टी क्या करती है, पेज प्रीमियम। शॉर्ट कॉल वाली पार्टी क्या करेगी, रिसीव्स प्रीमियम। ठीक है, ये कब एक्सरसाइज करेगा लॉन्ग कॉल वाला, एक्सरसाइज व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। इसके पास एक्सरसाइज करने का राइट ही नहीं है, नो राइट टू एक्सरसाइज। इसको क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो जो लॉन्ग कॉल वाला है उसको अनलिमिटेड गेन हो सकता है, क्योंकि प्राइस तो कितना भी ऊपर बढ़ सकता है।
एचडीएफसी का प्राइस 5,000 हो गया, मेरे पास 1,000 में खरीदने का राइट है, 4,000 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव्स में हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो स्वॉप्स हो, फ्यूचर्स हो, फॉरवर्ड्स हो, ऑप्शंस हो, दे आर जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब एक पार्टी का फायदा विल बी दूसरी पार्टी का नुकसान, एंड वाइस वर्सा। कभी भी वैसा नहीं होगा कि इट इज कॉम्बो। सो अनलिमिटेड गेन हो सकता है इधर, इधर क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस। और यहां पे लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू प्रीमियम पेड। यहां पे क्या हो जाएगा, गेन रेस्ट्रिक्टेड टू प्रीमियम रिसीव्ड, क्योंकि जो ये प्रीमियम पे कर रहा है वो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का प्राइस 1,000 की जगह 900 हो गया, 900 में बाजार में मिल रहा है, क्या मैं 1,000 में खरीदूंगा इससे, नहीं, मैं ना बोल दूंगा। मैंने जो भी इनिशियल प्रीमियम पे किया था, सपोज 20 रुपीज पे किया था, क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, सामने वाले का फायदा हो गया। फॉरवर्ड फ्यूचर में हम कुछ प्रीमियम नहीं पे कर रहे थे, सर आपने बोला था मार्जिन, मार्जिन तो उसने भी जमा किया है, मैंने भी जमा किया है, प्राइस 1,000 का 1,000 ही रहा, तो किसी पार्टी को फायदा नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, उसको अपना मार्जिन मिल जाएगा, मुझे अपना मार्जिन मिल जाएगा, दोनों छुट्टा। सो मार्जिन इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज लाइक अ डिपॉजिट, उसमें फायदा नुकसान होगा तो कम ज्यादा होगा, बट प्रीमियम इज नॉट लाइक अ डिपॉजिट। हाँ, ट्रेडिंग में कैसे वर्क करता है वो भी आएगा धीरे धीरे, बट प्रीमियम अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पूरा लैप्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्सरसाइज कब नहीं करोगे, जब आपका मार्केट प्राइस, ठीक है, यहां पे लिख दूंगा डू नॉट एक्सरसाइज या डज नॉट एक्सरसाइज व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। मार्केट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। ये तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता है, इसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। इसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसका पर्सपेक्टिव है ऑन द अंडरलाइंग एसेट एज बुलिश। मैं गोल्ड पे कॉल खरीद रहा हूं, मेरे को लग रहा है गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, मैं एचडीएफसी बैंक का कॉल लॉन्ग कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक की प्राइस बढ़ेगी। मैं जिस भी अंडरलाइंग एसेट पे कॉल लॉन्ग कर रहा हूं तो मतलब मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, मैं इस पे एक्सरसाइज करके फायदा कर लेता हूं, इसीलिए मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा यहां पे, बुलिश। जबकि शॉर्ट कॉल में आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा, या तो न्यूट्रल, ठीक है, या बेरिश। अब लोग क्या सोचते हैं, इधर बुलिश है तो उधर बेरिश ही होगा, बट न्यूट्रल में भी आपको शॉर्ट कॉल वाला फायदा दे सकता है। कैसे, सपोज प्राइस 1,000 का 1,000 ही रहा, तो जो इनिशियल प्रीमियम था मैंने खा लिया। और एक्चुअली ट्रेडर्स ऐसे ही बात करते हैं, प्रीमियम खा लेते हैं, प्रीमियम खा लेते हैं मतलब पर्सपेक्टिव अगर न्यूट्रल है, सेम ही रहेगा, नो वॉलेटिलिटी, 1,000 का 1,000 ही रहा, तो मैंने जो 20 रुपए इनिशियली दिया था सामने वाले को मिला, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, उसने प्रीमियम खा लिया, न्यूट्रल पे भी उसको फायदा होगा, क्योंकि उसको फायदा कब कब होगा, जब जब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू और लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस मतलब वहां का वहीं रहा तो न्यूट्रल, और नीचे गया तो भी एक्सरसाइज नहीं होगा। तो यहां पे पर्सपेक्टिव क्या है आपका, न्यूट्रल और बेरिश। ये कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे ना, फटफट 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 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट कॉल वाले का एक और नाम होता है राइटर ऑफ कॉल ऑप्शन। बहुत जगह आईसीआई बोलते हैं मिस्टर एक्स राइट्स कॉल ऑप्शन ऑन सो एंड सो व्हाट, तो राइटर, अगेन ध्यान रखना बेसिक कॉमन सेंस है, ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर। लॉन्ग कॉल वाला तो 22 वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, तो शॉर्ट कॉल के लिए राइटर हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, सेल्स हो सकता है। लॉन्ग कॉल वाले के लिए लॉन्ग हो सकता है, बाइज हो सकता है, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं मतलब प्रीमियम दे रहा हूं, मतलब मैंने लॉन्ग कर लिया। मैं कॉल ऑप्शन बेच रहा हूं मतलब प्रीमियम रिसीव कर रहा हूं, तो मैं शॉर्ट हो गया। तो इधर रिसीव्स प्रीमियम, इधर पेस प्रीमियम। कब एक्सरसाइज करेगा, ये एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। अनलिमिटेड गेन हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लॉस रेशियो प्रीमियम पेड, लॉस रेशियो प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। पर्सपेक्टिव बुलिश, पर्सपेक्टिव न्यूट्रल और बेरिश। अब इसमें आपने देखा तो एक साइड ऑफ द स्टोरी हुई, कौन सी, सिर्फ खरीदने वाली, क्योंकि एक पार्टी क्या कर रही है, राइट टू बाय है, दूसरी पार्टी क्या है, ऑब्लिगेटेड टू सेल है। तो दो और तो एक्शंस बच गए ना, कौन से, राइट टू सेल, ऑब्लिगेटेड टू
बाय, राइट टू सेल बच गया क्योंकि राइट टू बाय इधर आ गया, तो दूसरी राइट कौन सी होगी, राइट टू सेल, ठीक है, वो बच गया, और ऑब्लिगेटेड टू बाय बच गया। वो आपके कहां आ जाएंगे अगर हम देखें तो दे विल कम इन पुट ऑप्शन, द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑप्शन फैमिली, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होगा, एक क्या होगा लॉन्ग पुट, एक क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट, लॉन्ग पुट जो है, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली राइट टू सेल, जबकि शॉर्ट पुट जो है दैट विल बी बेसिकली ऑब्लिगेशन टू बाय। ठीक है, तो यहां पे आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा अगर देखें तो बेरिश, क्योंकि मैं कब बेचना चाहूंगा, जब प्राइस गिरने वाला हो। ठीक है, यहां पे हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, ठीक है, दो चीज हो सकता है, या तो न्यूट्रल, ठीक है, या फिर क्या बुलिश। ठीक है, यहां पे क्या होगा पेज प्रीमियम, ठीक है, यहां पे क्या होगा रिसीव्स प्रीमियम। यहां पे हम कब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। अनदर नेम फॉर स्ट्राइक प्राइस इज एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस इज द सेम, जिसपे स्ट्राइक करेंगे, जिसपे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जबकि यहां पे क्या होगा, देर इज नो राइट टू एक्सरसाइज। ठीक है, इधर हमारा डज नॉट एक्सरसाइज, कब नहीं एक्सरसाइज होगा, व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है एट प्रेजेंट देखे तो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तक का ही मैक्सिमम गेन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम गेन कब होगा, जब एसेट की वैल्यू जीरो हो गई। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं चाह नहीं रहा हूं, बट सपोज इंडिगो में ये कांड होता ही रहा, ठीक है, होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा। ठीक है, और मीनवाइल किसी ने तैयारी करी, तो मूवीज में नहीं बताते ऐसा, ठीक, पता चला कि किसी ने बोला मेरी 500 जो फ्लाइट्स है, ठीक है, या प्लेन्स है, वो अवेलेबल है, और आज से सब कुछ नया, और अचानक पुटअप हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि पूरा वैल्यू नीचे गिर जाए। तो सपोज मैंने 3000 पे, 3000 पे अगर हमने पुट लॉन्ग किया था, क्योंकि मुझे लगा था प्राइस गिरेगा, ठीक है, तो प्राइस जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, आई एक्सरसाइज, मैं तो 3000 में बेचूंगा, असेट की प्राइस है कितनी, जीरो, तो मेरा मैक्सिमम गेन कितना हो गया, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, होगा नहीं ऐसा कभी इतने शॉर्ट रन में स्पेसिफिकली, बिकॉज वीकली मंथली एक्सपायरीज चलती रहती है, लॉन्ग टर्म वाली भी होती है, ठीक है, बट वीकली मंथली एक्सपायरीज चलती रहती है। सो मैक्सिमम गेन इसमें कितना हो सकता है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसमें मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट है, और अगेन पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पे पुटअप कर ही दिया है कि क्या बेसिस हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग पुट मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट बाय कर रहा हूँ, और पुट बाय करना मेरे को राइट टू सेल देता है। तो यहां बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कुछ खरीद रहा हूं बेचने की राइट के लिए, मतलब बेचने की राइट खरीद रहा हूं, मतलब मैं जब चाहूं तब बेचना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा, मतलब मुझे जब जब बेचना है तो सामने वाले को क्या होना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो इफ आई हैव अ राइट टू बाय, द अदर पर्सन इज ऑब्लिगेटेड टू सेल, एंड इफ आई हैव अ राइट टू सेल, देन द अदर पर्सन इज ऑब्लिगेटेड टू, तो लॉन्ग पुट विल गिव मी अ राइट टू सेल। तो भले प्राइस 1000 रुपए हो जाए, अगर मैंने 3000 पे एक्सरसाइज प्राइस है, तो सामने वाले को 3000 के हिसाब से होना ही पड़ेगा। बट ऑप्शंस आर आल्सो रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंज, तो चाहे वो कॉल ऑप्शन हो के पुट ऑप्शन हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, कैश सेटल्ड होते हैं। और कैश सेटल्ड को हम लोग बोलते हैं कि जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, उस दिन जो भी पार्ट है उसको हम बोलते हैं पे ऑफ, और पे ऑफ से एडजस्ट कर देंगे प्रीमियम को, तो उसको बोलेंगे नेट पे ऑफ, या गेन और लॉस फ्रॉम द ऑप्शन। सो यहां 4 पार्टीज हो गई, उधर 2 ही थी, लॉन्ग शॉर्ट, इजी था,
दोनों ऑब्लिगेटेड थी, सिंपल है। यहाँ पे 4 पार्टीज में से 2 के पास राइट है, 2 के पास ऑब्लिगेशन है। इजियर वे टू रिमेंबर इज, ये भी मैंने पहले क्लास में बताया हुआ है कि फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। फ्यूचर्स टिपिकल एग्जांपल ऑफ अरेंज मैरिज, बीच में एक मीडिएटर है, ठीक है, वो पार्टी का मिलन करवा रहे हैं। हो सकता है सामने वाली को पार्टी कौन है पहले नहीं जानते, मीडिएटर दोनों को जानता है पहले से। स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, वही 15 मिनट 20 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा मैक्सिमम, जिसमें तुम चुन लो सही है कि नहीं है, ठीक है। मार्जिन देना पड़ता है, बहुत ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड्स लव मैरिज, ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क है क्या? हाँ, बाद में कुछ लफड़ा हुआ कोई बचाने नहीं आएगा, फैमिली तो बोलती है हमने तो पहले ही बोला था। तो फॉरवर्ड्स देयर इज नो रेगुलेशन बिकॉज देयर इज नो वन इन द मीडियम, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ मे बी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज और लिव इन। पहले देख रहे हैं भाई इज इट वर्किंग और नॉट, ठीक है, फिर वो डायलॉग आ जाता आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग, ठीक है। सो जाना है कि नहीं जाना देखेंगे, ऑब्लिगेटेड नहीं है, ठीक है। बाद में सोचेंगे कंडीशन देके कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। सो ऑप्शंस अलग हो गया, जस्ट अ वे टू रिमेंबर, ठीक है। इन नो वे आई एम सेइंग ऑप्शन बढ़िया है, नो वे आई एम सेइंग फ्यूचर बढ़िया है, नो वे आई एम सेइंग फॉरवर्ड्स बढ़िया है, ठीक है। शादी बढ़िया है कि नहीं, ठीक है, वो भी एक सवाल ही है वैसे तो, बट खाए वो पछताए न खाए वो पछताए, वो वाली बात है। सो फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस। फॉरवर्ड, ठीक है, देयर इज काउंटर पार्टी रिस्क, पर दोनों पार्टी पहले से एक दूसरे को जानती है, पता है कौन नहीं है, तो आगे ऐसा ही होता है ठीक ही है, क्या ही दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हुई तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। फ्यूचर्स, ठीक है, मोर और लेस देयर इज अ रेगुलेटर इन द सेंटर। एंड ऑप्शंस, ठीक है, वेदर विल इट्स वर्किंग और नॉट डिपेंड करेगा, देखेंगे बाद में। बहुत नीचे गया, लिव इन का जो कॉमन खर्चा हुआ वो प्रीमियम पेड है, एक्सपेंस, ठीक है, वहां पैसा कुछ है ही नहीं क्योंकि सीधी शादी ही हो रही है, तो देयर इज नो एक्सपेंस एट बिटवीन, ठीक है। सो जो भी पार्ट है, अभी जो खर्चा है इन्वेस्टमेंट है कि नहीं उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। स्वैप्स बाद में देखेंगे IRRM में। सो कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया तो बहुत पार्ट है। अब मैंने एक वर्ड बोला था, ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स फटफट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक वर्ड बोला था कि ऑप्शंस में एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, टिल और ऑन, ऐसा वर्ड बोला था मैंने, टिल दी एक्सपायरी डेट और ऑन दी एक्सपायरी डेट, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि हमारा टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है। 3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अमेरिकन ऑप्शन, सेकंड इज यूरोपियन ऑप्शन, थर्ड इज बर्मुडा ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं टिल दी एक्सपायरी डेट, ठीक है। यहां से दिसंबर एंड एक्सपायरी है, अगर मैं आज से लेकर दिसंबर एंड तक कभी भी जिस दिन मुझे एक्सरसाइज करना है, सामने वाला विल बी ऑब्लिगेटेड टू डू द अदर थिंग। यूरोपियन ऑप्शन में यह चीज कब होगी एक्सपायरी का सेटलमेंट, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। और बर्मुडा में मिक्स होगा, कुछ स्पेसिफिक डेट्स दी हुई होगी या तो उस दिन या फिर एक्सपायरी पे। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस का ही ट्रेडिंग होता है मेजरली, तो आप देखोगे सीई, स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे कोड होता है, सीई दैट इज कॉल यूरोपियन, पीई दैट इज पुट यूरोपियन। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई ऑप्शन 1000 रुपए की HDFC बैंक की प्राइस है, ठीक है, सपोज एक्सपायरी है दिसंबर एंड, बीच में प्राइस 1200 हो गया, मुझे तो लग रहा है यार ये तो पीक पे आ गया, पर यूरोपियन ऑप्शन पे तो मेरे को एक्सरसाइज करने की राइट कब होगी, एक्सपायरी डेट पे ही होगी, और एक्सपायरी तक आपकी किस्मत तो आपकी किस्मत है, वो वापस 1000 पे आ गया, तो मुझे फायदा हो रहा था, फिर नहीं हुआ। अगर ये अमेरिकन ऑप्शन होता तो मैं एक्सरसाइज कर लेता, यूरोपियन में मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, यूरोपियन में अमेरिकन में दोनों में सिमिलर अपॉर्चुनिटीज ही होती है, क्योंकि यूरोपियन में हम प्रीमियम पे खेल सकते हैं। अब ये प्रीमियम पे खेलने का क्या मतलब है, थोड़ा देसी भाषा मैंने यूज की, प्रीमियम पे खेलना, बिकॉज दैट इज व्हाट ट्रेडर्स यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो क्या होता है, इसके लिए
एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम समझेंगे कि व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड व्हाट इज टाइम वैल्यू। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी डिफरेंट फॉर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और जीरो विच एवर इज हायर। पुट ऑप्शन की क्या हो जाएगी? स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस और जीरो विच एवर इज हायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ, फंक्शन को लिखना है तो ऐसा ही लिखते हैं, मैक्सिमम ऑफ एमपी माइनस एसपी और जीरो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका, मैंने क्या बोला था इनिशियली मेरी पहली लाइन लेक्चर की, डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट। तो आज एचडीएफसी बैंक का मार्केट प्राइस भी 1000 है और उसका स्ट्राइक प्राइस भी 1000 है और अभी दिसंबर एंड में वो एक्सपायर होगा, सपोज कुछ टाइम है अभी, तो आज की डेट में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी बोलते हैं जिसको, ठीक है, आईवी वैसे दो टर्म्स के लिए यूज होती है, एक इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, बिगिनर्स आईवी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, और जो थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं वो आईवी को इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो कोई ट्रेडिंग में बहुत आगे बढ़ गया तो बोलेगा आईवी इज इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, नो, हियर आईवी इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इनिशियली ये तो जीरो है, क्यों? आज की डेट में मार्केट प्राइस भी कितनी है? 1000, स्ट्राइक प्राइस भी कितनी है? 1000। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टाइम टू एक्सपायरी है यहां से दिसंबर एंड तक, सपोज महीना भर है, तो मेरे को काफी सारे ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे चेक करने के लिए कि फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। जितने ज्यादा ट्रेडिंग सेशंस होंगे उतनी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक पहुंचते जाएंगे टाइम वैल्यू तो कंसिस्टेंटली गिरती ही रहेगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? द मार्केट प्राइस। तो अगर कल को एचडीएफसी, सपोज ये इंट्रिंसिक वैल्यू आज की डेट में है 20, तो मेरी ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आज की डेट में 0 + 20 विल बी 20। अब 10 दिन बीते और एचडीएफसी की प्राइस हो गई 1100, तो अगेन 1100 माइनस 1000, ठीक है, कितना हो गया बताइए? 100 और 0 विच एवर इज हायर। तो इस कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। और ये टाइम वैल्यू अब 20 नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि थोड़ी नजदीक आ गई ना एक्सपायरी। ठीक है सर, ये डिटर्मिनेबल नहीं है वैसे, बट हमारे करिकुलम में नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो। बहुत एडवांस जब जाएंगे तो ये पुटअप होगा कि टाइम वैल्यू का रेट ऑफ डिक्लाइन क्या होता है। ठीक है, बट वैसे देखे तो ये अभी के हिसाब से समझो ये 15 हो जाएगा या 10 हो जाएगा मे बी। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 110। अब यूरोपियन में कोई कैसे खेलेगा? किसी ने लॉन्ग किया था तो मतलब उसने 20 पे खरीदा था, उसी ऑप्शन की वैल्यू 20 से बढ़ के कितनी हो गई है? 110। वो चाहे तो 110 पे एग्जिट कर लेगा, मतलब शॉर्ट कर देगा। तो 1 लॉन्ग कॉल एंड 1 शॉर्ट कॉल विल ऑलवेज बी 0। तो उसने लॉन्ग कितने पे किया था? 20 पे। शॉर्ट कितने पे कर रहा है वो? 110 पे। 90 रुपए का फायदा हो गया। कोई सोच रहा था अमेरिकन में तो हमें एक्सपायरी तक का वेट ही नहीं करना है, एक्सरसाइज बीच में कर सकते हैं। यूरोपियन में भी ये मौका मिल रहा है, बट यूरोपियन में वो एक्सपायरी के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू नहीं मिलके वो कैसे मिल रहा है? प्रीमियम पे खेल के। अगर आपने पहले लॉन्ग किया है मतलब खरीदा है, मतलब 20 रुपए दिया है, बाद में शॉर्ट कर रहे हैं, तो सर कैन वी से इट कि हम एज गुड एज 20 रुपीज का शेयर खरीद रहे हैं? यस, यही तो हो रहा है। और उसी की वैल्यू बाद में कितनी हो गई है? 110। तो इसीलिए इज इट सो दैट यूरोपियन ऑप्शन विल गिव यू लेस अपॉर्चुनिटी एंड अमेरिकन ऑप्शन विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी? नो, बोथ गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट विच मेनी पीपल तो स्किप, क्योंकि रट्टा ही तो करना है। इसमें एक्सपायरी डेट पे एक्सपायर कर हम एक्सरसाइज करेंगे, इसमें बीच में कभी भी कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझना हो तो डेली का डेली अगर आप देखोगे तो मार्केट प्राइस जैसे ऊपर नीचे होता है उसके बेस पे इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होगी, उसके बेस पे ऑप्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी।
तो किसी को एक्सपायरी तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 40 रुपए प्रीमियम दिया था, अगर मार्केट प्राइस बहुत बढ़ गई है स्टॉक की तो वही 40 रुपए शायद 200 रुपए हो जाए। मेरे को एग्जिट करना है, वेट नहीं करना, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने पहले लॉन्ग किया था। फिर मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट, वन लॉन्ग वन शॉर्ट, नील हो जाएगा ऐसा। सो वापस 4 चीजें समझा दी मैंने अभी, इनफैक्ट 5 चीजें। पहला, 3 तरह के ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज टिल एनी डेट, ठीक है, टिल मेच्योरिटी। फिर सेकेंड, यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। थर्ड, बर्मुडा, कॉम्बिनेशन ऑफ अमेरिकन, कभी कभी बीच में भी कर सकते हो स्पेसिफाइड डेट्स पे, और लास्ट में तो कर ही सकते हो। तो उससे सवाल आता है कि क्या अमेरिकन ज्यादा अच्छे एज कंपेयर टू यूरोपियन? नो, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो फिक्स 20 रुपीज नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आज 1000 रुपए मार्केट प्राइस है, 1000 रुपए स्ट्राइक प्राइस है तो ठीक है, कल को 1100 रुपए है और अगर प्रीमियम अभी भी 20 है तो जो बेचारा 1000 पे खरीदा बेवकूफ बन गया। क्यों? क्योंकि 1100 पे भी प्रीमियम अगर 20 है तो उसको तो बैठा बैठा 100 रुपए का फायदा हो जाएगा ना। इसीलिए अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और मार्केट प्राइस गिरेगी तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी गिरेगी। मार्केट प्राइस गिरेगी तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो पुट ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी। क्योंकि लॉन्ग वाले का पर्सपेक्टिव याद में रख लेने का, लॉन्ग कॉल में क्या पर्सपेक्टिव था? बुलिश। तो जब जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तब तब कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। पुट वाले का पर्सपेक्टिव क्या था? बेरिश, लॉन्ग पुट का। तो जब जब मार्केट प्राइस गिरेगी तब तब पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो वैल्यू ऑफ कॉल एंड मार्केट प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड। वो रिलेशनशिप अलग होता है, रेट ऑफ चेंज अलग होता है, वो देखेंगे, डेल्टा बाद में देखेंगे, बट वो रिलेटिव पॉजिटिव होता है, ऐसा बोल सकते हैं। जबकि जो पुट ऑप्शन है उसका वैल्यू और मार्केट प्राइस क्या होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड। और दो, मतलब टोटल 5 चीज में 3 चीज बता दी, 2 चीज और मैंने क्या बताई थी? इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। व्हाट आर इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है द गेन दैट यू विल रिसीव इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज टुडे। तो कॉल ऑप्शन में क्या गेन होगा? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और 0। पुट ऑप्शन में क्या गेन होगा? स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस और 0। क्योंकि अगर 1000 के नीचे प्राइस पहुंच गया है तो मैं कॉल में एक्सरसाइज नहीं करूंगा, और 1000 के ऊपर प्राइस पहुंच गया तो मैं पुट में एक्सरसाइज नहीं करूंगा। एज आई सेड अगो कि आपने पहले किया हुआ होगा तो ये चीजें धूल मिट्टी इजीली उड़ जाएगी। आप सोच रहे हो कि पहली बार में मैं इतना सा करके समझ जाएंगे, तो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, टाइम वैल्यू कंसिस्टेंटली डिक्रीज ही होगी। टाइम वैल्यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग जितनी एक्सपायरी नजेगा। एकदम एक्सपायरी वाले डेट के दिन टाइम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो जिस दिन एक्सपायरी डेट होगी उस दिन इंट्रिंसिक वैल्यू ही वैल्यू ऑफ द ऑप्शन बन जाएगा। आप बहुत बार चेक भी कर लेना, बाजार में भी, ठीक है, एग्जैक्टली जब क्लोज हो रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ऑटो सेटल हो जाता है मार्केट, ऑटो सेटल हो जाता है। और एक्सरसाइज पहले करना है तो पहले यूरोपियन में तो ऑप्शन होता नहीं है, तो कैसे आप एग्जिट कर सकते हो? पहले लॉन्ग किया था तो अभी शॉर्ट कर दो, पहले शॉर्ट किया था तो अभी लॉन्ग कर दो। इतना टेक्निकल पूछती नहीं है इंस्टीट्यूट, वैसे अभी हम देखेंगे तो बहुत बेसिक है, आपको तो बोलेंगे हाँ या ना, इतना पूछते हैं। वैल्यू निकालो, कुछ वैल्यूएशन मेथड्स है वो चेक करेंगे, बट स्टिल यू मस्ट कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। As the market price rises, value of call option also rises. As the market price falls, value of put option rises. जब कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी लॉन्ग कॉल को फायदा होगा, शॉर्ट कॉल को नुकसान होगा। जब पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी लॉन्ग पुट को फायदा होगा, शॉर्ट पुट को नुकसान होगा। देयर आर टू मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो बहुत इजीली आई थिंक इसका ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। सो ये आपकी कहानी है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो 5 चीजें हो गई, जैसा मैंने बोला, अमेरिकन, यूरोपियन, बर्मुडा, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑप्शन हो गए। देन वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस द टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी कॉल के लिए एमपी माइनस एसपी और 0
विच एवर इज हायर, पुट के लिए उल्टा। जैसे एचडीएफसी बैंक का पुट है 1000 की स्ट्राइक प्राइस है और बाजार में एचडीएफसी की वैल्यू 800 है, तो 200 का फायदा हो रहा है क्योंकि मैं हाँ बोलूंगा। पर प्राइस 1100 है तो मैं ना ही बोल दूंगा, तो नेगेटिव 100 नहीं होगा, 1000 माइनस 1100 नेगेटिव 100। क्यों? क्योंकि मैं ना ही बोल दूंगा तो जीरो रहेगा। कॉल में अगर प्राइस नीचे गई तो मैं ना ही बोल दूंगा तो जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए जब पहला वाला नेगेटिव होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और पहला वाला पॉजिटिव होगा तो वही वैल्यू हो जाएगी। अंडरलाइंग लॉजिक बिहाइंड मैंने सिर्फ एमपी माइनस एसपी क्यों नहीं लिखा, एमपी माइनस एसपी और जीरो विच एवर इज हायर क्यों लिखा? बिकॉज ऑप्शन हैज राइट। इसीलिए फ्यूचर्स में वो सीधा ही हो जाता है। लॉन्ग वाले का क्या होगा? एमपी माइनस एसपी। शॉर्ट वाले का भी क्या होगा? एमपी माइनस एसपी। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जीरो सम गेम है, खत्म हो गया बस। सो दैट्स हाउ द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज डिराइव्ड। ठीक है, ये आईवीटीवी का कॉन्सेप्ट हो गया, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, दिस विल कीप्स ऑन फॉलिंग। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी। स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगी, गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी। जबकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेंसी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो जहां जहां हेजिंग यूज होगी वहां वहां ये काम आता है। तो फॉरेक्स में भी हेजिंग यूज होगी, इक्विटी में भी हेजिंग यूज होगी, तब ये काम आता है। तो इक्विटी हेजिंग तो डेरिवेटिव्स के अंडर ही कवर्ड है। फॉरेक्स हेजिंग में भी हम लोग ऑप्शंस को यूज करते हैं, फॉरवर्ड ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे काम में आएगा। सो ये आपका प्रिंसिपल पार्ट हुआ ऑन बेसिक्स के। आपका टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, राइट क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, कब प्रीमियम पे करते हैं, कब प्रीमियम रिसीव करते हैं। मेजॉरिटी टाइम्स इंस्टीट्यूट कब एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे वही पूछती है। एग्जेजरेट करके नहीं बोल रहा हूं, बट मेरी समझ में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल मेनी स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम क्योंकि उनको कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता होती एंड दे ट्राई टू मेमोराइज। ये हो तो ये करेंगे, ये हो तो ये करेंगे, वर्ड में थोड़ा भी ट्विस्ट कर दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए समझ के करना है। कॉल ऑप्शन लॉन्ग वाले का पर्सपेक्टिव है, प्राइस बढ़ेगा। पुट ऑप्शन लॉन्ग वाले का पर्सपेक्टिव है, प्राइस गिरेगा। शॉर्ट कॉल पर्सपेक्टिव है, या तो सेम रहेगा या गिरेगा, तो मेरा मैक्सिमम गेन प्रीमियम ही हो सकता है क्योंकि सामने वाला एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। ठीक है, सेम विथ द शॉर्ट पुट थिंग। इतना समझ लोगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। कभी वो लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन दे देंगे, एक कॉल या एक पुट ले, अरे दोनों को इंडिविजुअली देख के चेक कर लो यार। बस ये देख लेना कि वैल्यू ऑफ द ऑप्शन पूछा है, इंट्रिंसिक वैल्यू पूछा है, एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे पूछा है, प्रॉफिट लॉस पूछा है, ठीक है, पे ऑफ पूछा है, नेट पे ऑफ पूछा है, क्या पूछा है वो देख लेना एक बार। प्रीमियम इज एन एक्सपेंस याद रहे, क्योंकि आज 1000 का 1000 ही है तो भी 20 रुपए क्यों दे रहा हूं? टाइम वैल्यू। सपोज मार्केट प्राइस भी 1000 है, स्ट्राइक प्राइस भी 1000 है, तो चाहे कॉल हो या पुट हो, जीरो ही हुआ ना वैल्यू। तो कौन सा वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर भी 20 रुपए क्यों दे रहा हूं? बिकॉज मेरे को 20 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, तो सपोज 20 रुपए दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन का 1 रुपए रोज होता है। डोंट टेक कंक्लूजन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो बेसिकली फिर भी 20 रुपए दे रहा हूं क्योंकि टाइम वैल्यू है। अब कुछ नहीं हुआ, ये भी 1000 का 1000 ही रहा और दिन बीत गए, तो 20 जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीकेइंग ऑफ द ऑप्शन बिकॉज ऑफ टाइम। डीके मतलब सड़ रहा है। ठीक है, टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही, तो वैल्यू जीरो होता जा रहा है, इसका ये मतलब। ठीक है, सो दैट विल रियली हेल्प यू टू, या दैट शुड रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग। तो इसके ऊपर ये बेसिक क्वेश्चन है, पता नहीं इस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बथेरी बार पूछे। ठीक है, बहुत बार पूछे। एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हेन आई अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल, स्टिल रिमेंबर दैट। ठीक है, सिमिलर, एकदम सिमिलर। मोटा मोटी कॉल या पुट कोई एक दे देंगे, दोनों दे देंगे, उसका कॉम्बिनेशन दे देंगे और 2-3 प्राइस का पार्ट दे देंगे। आपको देखना है बस इसमें क्या चेक करोगे, पहला एक्सरसाइज प्राइस क्या है, दूसरा आपने कॉल लिया है पुट लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, तीसरा शॉर्ट किया है कि लॉन्ग किया है। इन तीनों को अगर आप इंडिपेंडेंटली समझ सकते हो तो इसमें गलती हो ही नहीं सकती, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत क्रिएटिव हो, बन ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, मिस्टर एक्स एस्टैब्लिश द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऑन द डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक, परचेज्ड 1 3 month कॉल ऑप्शन। एक
कॉल ऑप्शन। अब एक का मतलब शेयर एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लॉट साइज चेक कर लेने का, बिकॉज लाइक फ्यूचर्स ऑप्शंस आर आल्सो व्हाट, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज दे आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कई बार लॉट साइज दे देंगे, लाइक हियर इन द लास्ट लाइन इट इज गिवन व्हाट, अज्यूम द ऑप्शन साइज इज 100। सर ये सेम टू सेम क्यों करते हैं? अरे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ हिसाब करता रहेगा यार, इसके 68 शेयर, इसके 32 शेयर, इसके 42 शेयर, इसके 39 शेयर, ऐसा बहुत डिफिकल्ट होगा। लॉट साइज ये है, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, सिंपल। तो परचेज 1 3 month कॉल ऑप्शन विथ अ प्रीमियम ऑफ 30 एंड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 550। कॉल है तो 550 के ऊपर जाना चाहिएगा, ओके। एंड परचेज 1 month पुट ऑप्शन विथ अ प्रीमियम ऑफ 5 एंड एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 450। तो पुट का स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा 450, तो नीचे जाएगा तो फायदा होगा। अच्छा, इसका प्रीमियम कितना रुपया पे किया है? 30 रुपए, लिख देता हूं इधर, ठीक है। और इसका प्रीमियम कितना पे किया है? 5 रुपए। अंडरलाइंग असेट मेरा डेल्टा कॉर्पोरेशन था, डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक इज करेंटली सेलिंग एट इररेलेवेंट। रेलेवेंसी नहीं है, कभी भी पूछे तो कोई भी उसका रेलेवेंस नहीं है, देख के दिमाग लगाना ही मत, क्योंकि हम लोगों को तो प्रॉफिट और लॉस पूछा है कब? जब 3 महीने बाद ये प्राइजेस होगी, ठीक है। यहां पे भी आफ्टर 3 months है, दिस इज ऑफ कोर्स अज्यूम्ड। तो आज का प्राइस कितना है बताओ? इररेलेवेंट, 500 नहीं बोलने का है, देखना ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इररेलेवेंट। सर फिर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन तो, क्योंकि क्या है अब देखोगे आपको आएगा, अरे मार्केट प्राइस 500 है, स्ट्राइक प्राइस 550 है, फिर भी 30 रुपए, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 हो गया। जो 30 रुपए वो पूरा किसका है? टाइम वैल्यू का, क्योंकि आपको महीना भर मिल रहा, 3 महीना मिल रहा है, अच्छा खासा टाइम फ्रेम है, ठीक है। पुट ऑप्शन में अगर ये 500 है और ये 450 का स्ट्राइक प्राइस है, तो अगेन पुट भी, ठीक है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 है, ठीक है। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फटाफट बता देता हूं, ITM, ATM, OTM, बिकॉज ऑप्शन की भाषा में बहुत बार यूज होता है ये। ITM म्हणजे इन द मनी, ATM म्हणजे एट द मनी, OTM म्हणजे आउट द मनी। इन द मनी का मतलब जब हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो, सिंपल, चाहे कॉल हो के पुट हो, ऐसे याद रख सकते हैं। एट द मनी मतलब जब इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो, और आउट द मनी मतलब जब इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो। तो कॉल पुट के लिए डायरेक्ट सिंपल चीजें बन जाएगी। तो कॉल इन द मनी कब होगा? कॉल इन द मनी कब होगा? व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि तभी तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी। और पुट इन द मनी कब होगा? व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी कब होगा? दोनों ही, व्हेन MP इक्वल टू SP, व्हेन MP इज इक्वल टू SP, चाहे वो कॉल हो के पुट हो, ठीक है। और आउट द मनी कब होगा? जब यहां पे मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल के अंदर, क्योंकि HDFC का प्राइस 1000 है। अटक जाओ तो एग्जाम्पल सोच लेने का तुरंत रास्ता दिखेगा। मार्केट प्राइस 1000 है, ठीक है, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस 1000 है, मार्केट प्राइस 900 है, तो क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा आज? नहीं, उसको आउट द मनी बोलेंगे। मार्केट प्राइस 900 है, एक्सरसाइज प्राइस 1000 है, कॉल ऑप्शन है, मतलब 1000 पे खरीदने का अधिकार है, बाजार में 900 पे मिल रहा है, तो 1000 के ऊपर जाएगा तब एक्सरसाइज करूंगा ना, तो 1000 के नीचे तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव है, मतलब आउट द मनी। वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 ही हो सकता है, बट मैं MP-SP के रिलेशनशिप से हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसको लिटरल कॉन्टेक्स्ट में ना ले ले, ठीक है। फिर पुट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे MP इज ग्रेटर, तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट ये ऐसा बन रहा है ना, ठीक है, क्योंकि दोनों उल्टे ही तो जा रहे हैं वैसे भी, ठीक है। सो इसको वापस में इधर लाऊं तो एट प्रेजेंट चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, दोनों ही आउट द मनी है। क्यों आउट द मनी एट प्रेजेंट? 500 रुपए हमारा प्राइस है, तो ना तो मैं 550 वाला कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूं, ना ही मैं 450 वाला पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो दोनों ही अगर आउट द मनी है, तो जब जब ऑप्शन आउट द मनी होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? टाइम वैल्यू ही होगा। तो कोई हो सकता है इसको केस बेस्ड सिनेरियो में कन्वर्ट कर दे। अभी रिसेंट में पूछा था, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो उसमें पूछ लेंगे बताओ टाइम वैल्यू कितना है, तो पता होना चाहिए अपने को। यहां पे पूरा 30 रुपीज जो है ये टाइम वैल्यू ही है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है।
और ये जो पूरा 5 रुपए है वो भी टाइम वैल्यू है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अगेन पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं बोलो? जब मार्केट प्राइस विल बी लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कितना है पुट ऑप्शन का? 450। क्या मार्केट प्राइस उससे कम है कि ज्यादा है? तो आउट द मनी हो गया ना वो। और कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 550, तो उससे ज्यादा है हमारा मार्केट प्राइस करंट वाला के कम है? कम है। वैसे तो इररिलेवेंट है, बट कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं इसलिए बताया। एग्जाम में सब करने नहीं बैठना है, हमें तो सिंपल देखना है कि प्राइस अगर 500 का 500 ही रहा, यहां पे मैं एक टेबल बना लूंगा कॉल पुट, ठीक है, 500 का 500 ही रहा, मेरे को कॉल ऑप्शन 550 के ऊपर एक्सरसाइज करूंगा मैं, तो क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं करेंगे। तो मुझे कितने का लॉस हो गया? 30 रुपीज का लॉस हो गया। ऐसे कितने शेयर्स है मेरे पास, मतलब कितने का लॉट है? 100 शेयर्स का, तो कितने का लॉस हो गया? 3000। थोड़ा सजा के लिखना, ये 6 नंबर का पूछते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1, वी विल एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन ओनली व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। सिंस द मार्केट प्राइस इज 500 ओनली, we will not be exercising the call option, therefore the premium paid will be the loss, so 30 into 100 shares, ठीक है, will be what? 3000। और पुट ऑप्शन में क्या होगा हमारा? 5 into 100 shares, कितना हो जाएगा? 500। तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया? 3500 इन फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा? प्राइस फॉल्स एट 350, मेरे को कॉल ऑप्शन कितने पे खरीदने का अधिकार दे रहा है बोलो? 550। मैं कब एक्सरसाइज करूंगा कॉल ऑप्शन? जब मार्केट प्राइस 550 से ऊपर हो के नीचे हो? ऊपर हो, पर प्राइस यहां पे कितना हो गया है? 350 हो गया है, तो क्या कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा? नहीं। तो 300 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 3000। जबकि पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा क्या? यस। क्यों? बिकॉज 450 से 350 हो गया है, तो मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ है, तो 100 रुपीज का फायदा, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम पे किया हुआ था, तो नेट फायदा कितने का हो गया? 95 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 9500 में से 3000 गया, तो कितना फायदा हो गया? 6500। तो अंडर सेकेंड वाला क्वेश्चन योर गेन विल बी 6500। प्राइस राइजेस टू 600, हमारे पास 550 में खरीदने का अधिकार था, प्राइस कितना हो गया? 600। क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? यस। कितने का फायदा होगा मुझे? 600 माइनस 550 कितना हो गया? 50, ठीक है, माइनस प्रीमियम, कितना प्रीमियम पे किया था? 30, तो नेट फायदा कितने का हो गया? 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2000। और पुट ऑप्शन तो मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगा, तो 5 इंटू 100 500, नेट फायदा मुझे हो जाएगा 1500। तो ये 1500 का गेन है, ये 6500 का गेन है, और ये 3500 का लॉस है, ठीक है। आप चाहो तो वैसे याद रख सकते हो कि कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे? व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन 550। एंड पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज करोगे? व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन 450। तो इधर 450 से कम है, पुट एक्सरसाइज होगा। इधर 550 से ज्यादा है, कॉल एक्सरसाइज होगा। इधर 500 है, तो ना कॉल होगा ना पुट होगा। ऐसा क्वेश्चन बथेरी बार पूछा हुआ है, फंडामेंटली है, बट क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं ध्यान रखते और बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं ना, 3 मंथ, 100 शेयर्स, प्रीमियम, ठीक है, मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यू नीड टू स्टिक टू द फंडामेंटल्स, वेरी इजी टू क्रैक दिस अप, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन ऑन बेसिक ऑन हाउ वी एक्सरसाइज और नॉट, और शुड वी गो अहेड और नॉट, ठीक है, वैसा थोड़ा सा देखते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं कि कैसे बेस रहता है हमारा, ठीक है। यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज्ड अ 4-month कॉल ऑप्शन ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10, ऑफ विच द करंट मार्केट प्राइस इज 132। करंट मार्केट प्राइस कितना है? इररेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट ही नहीं है भैया, देखो ही मत। कब रेलेवेंट होता? अगर बोला होता आज ही क्लोजिंग है तो रेलेवेंट है फिर। तो मैंने पहले देखा ऊपर क्या दिया हुआ है? 4 month। व्हाट डू यू मीन बाय 4 months? 4 महीने बाद
एक्सरसाइज होने वाला, तो 4 महीने बाद एक्सरसाइज होगा, तो आज का प्राइस इररिलेवेंट है भैया। 10 रुपए प्रीमियम पे किया, ये याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 150। यू एक्सपेक्ट द प्राइस रेंज बिटवीन 120 टू 190। द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड रिलेटेड प्रोबेबिलिटी इज गिवन बिलो। एक्सपेक्टेड प्राइस 120, 140, 160, 180, 190। दिस इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। सर एक्सपेक्टेड स्ट्राइक प्राइस क्यों नहीं हो सकता? एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया, फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। एक्सरसाइज प्राइस नेवर चेंजेस, कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो गया ना वो, तो मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो अरे सर इतना तो अभी हमें पता ही होगा ना, एग्जाम में पता नहीं कुछ हो जाता है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस का ही चेंज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, वेरी इजी। क्या होगा? एक्सपेक्टेड प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेंगे? 120 इंटू 5% कितना हो जाएगा? 6 रुपया। 140 इंटू 20% कितना हो जाएगा? 28। 160 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 80। 180 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 18। 190 इंटू 0.15 28.5। टोटल लगाइए जरा इसका पूरा, ये हो जाएगा 36 और 80 116। 116 और 18 134 प्लस 28.5 इज 162.5। सो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस हमारी आ जाएगी 162.5। ओके, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 months इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स। क्या है मेरा एक्सरसाइज प्राइस? बोलिए 150। और बाद में 4 महीने बाद भी हमारा मार्केट प्राइस भी कितना रहा? 150। ले, मार्केट प्राइस भी 150, एक्सरसाइज प्राइस भी 150, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। हाँ बोलो। 160। चलो 160.5 कर दो उसको। ठीक है, नीचे वापस इस पे बात कर रहे थे हम लोग कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 months इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, मतलब जब एक्सपायरी हुई तो मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम ही है। तो मार्केट प्राइस, मेरे को खरीदने का अधिकार कितने पे है? 150। बाजार में भी प्राइस कितना हो गया है? 150। तो 150 की चीज 150 में खरीदो नहीं खरीदो एक ही बात है ना। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। देखो अब यहां पे क्लिक होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन अभी 2 चीज बताई थी, आईवी प्लस टीवी ऐसा बताया था। और मैंने क्या बोला था? जिस दिन एक्सपायरी आएगी तब टाइम वैल्यू कितना हो जाता है? 0। और इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन का क्या होता है? एमपी माइनस एसपी और 0 विच एवर इज हायर। इन केस यू गेट स्टक डाउन, कम टू बेसिक्स। वैसे ये तो सिंपल ही है कि एक्सपायरी पे हम नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो प्रीमियम 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। बट बेसिक्स पे आए तो टीवी 0 है और 150 माइनस 150 कितना होगा? 0। तो आईवी भी 0 है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। एंड थर्ड पार्ट, इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू मेच्योरिटी, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन? अगर हेल्ड टू मेच्योरिटी ना, इसमें कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं? मान लेते हैं 160.5 ही होगा प्राइस, पर दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कुछ पे हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ पे नहीं करेंगे। 160.5 भी हमारा इफेक्टिव मार्केट प्राइस ही हो गया होने वाला। तो कोई बोलेगा सर 160.5 मार्केट प्राइस है, 150 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, 10.5 रुपए वैल्यू है, खत्म हो गया। नो, हमको सिनेरियो बनाने पड़ेंगे, बिकॉज वेन एवर प्रोबेबिलिटी इज गिवन वी मस्ट ऑलवेज फॉलो सिनेरियो एनालिसिस। तो यहां पे क्या करना होगा? मैं सिनेरियो लिखूंगा बच्चों, 120, 140, 160, 180, 190। ये क्या है? एक्सपेक्टेड एमपीएस। फिर हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वैल्यू। फिर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी। तो पहले बोलो, मैं एक्सरसाइज कब कब करूंगा? कॉल है, कॉल कब एक्सरसाइज करूंगा? बोलो, वेन एवर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 150। तो 150 के ज्यादा में क्या आएगा? 1 2 3, ये दोनों उड़ जाएंगे। तो यहां पे तो ऑप्शन वैल्यू 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। इधर 10 रुपए होगा, इधर कितना होगा? 30 रुपए। इधर कितना होगा? सर कैसे लाए? एमपी माइनस एसपी और 0 विच एवर इज हायर। ये आईवी हुआ, टाइम वैल्यू ऑन द एक्सपायरी डेट 0 ही हो जाता है। तो यहां पे गिनो, 120 माइनस 150 -30 और 0 0। वैसे आप समझ गए अब, पर फिर रिपीट कर रहा हूं।
प्रोबेबिलिटी 5%, 20%, 50%, 10%, 15%। तो प्रोबेबिलिटी इंटू ऑप्शन वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ये है 0, 0, 5, 3 और 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 रुपए लगभग वैल्यू होना चाहिए। सर हम 160.5 लेते ना तो 10.5 ही आता। उसमें पता है क्यों? क्योंकि लगभग इन दोनों को भी कंसिडर कर लिया कि कुछ वैल्यू होगी। इसमें नेगेटिव वैल्यू लोगे ना तो वो नेट बैठेगा, बट एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं। कितनी होगी? 0। तो ये गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना। दिस इज अनदर वे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एएफएम का करंट ट्रेंड ये बतेरे इजी पेपर पूछ रही है इंस्टीट्यूट, इसलिए पूरे पूरे चांसेस है कि लेवल अप करेगी। आप हमारे लिए ऐसा ही बोलो, ठीक है, बट जेन्युइनली, ठीक है, क्वाइट ऑन द स्टैंडर्ड साइज। तो थोड़ा सा लेवल अप करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीजें पता होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज लेवल अप में कुछ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है, कुछ फिगर्स चेंज, 2-3 चैप्टर को कंबाइन कर देना, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन में सिग्निफिकेंटली वैल्यूज को इधर उधर कर देना लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, उतने में तो डिफिकल्ट बन जाता है। इतना ही करना है। सो ये एक और क्वेश्चन हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है आई थिंक बता दिया, नोट डाउन भी कर ले वे जरा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अगेन देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज पूछ दिया, प्राइस रेंज एट विच द कॉल एंड द पुट ऑप्शन can be gainfully exercised, but I'll read the complete part. The equity shares of VCC Limited is quoted at 210. A 3-month call option is available at a premium of ₹6 per share. ठीक है, तो 6 रुपए प्रीमियम है, ठीक है, कॉल ऑप्शन है, और उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है अगर हम देखें तो 220, ठीक है। पुट में भी स्ट्राइक प्राइस कितना है? 220, और प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। करंट मार्केट प्राइस क्या है? इररेलेवेंट, इररेलेवेंट। द शेयर प्राइस ऑन द एक्सरसाइज डेज अलग अलग दे दिया है, 200, 210, 220, 230, 240, ठीक है। इधर मैं लिख दूंगा कॉल और इधर मैं लिख दूंगा पुट। अ सर्टेन द नेट पे ऑफ टू द होल्डर ऑफ अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन। एक चीज क्या मिसिंग है? द लॉट साइज। हमने फर्स्ट ऑप्शन जो किया था क्वेश्चन डेल्टा कॉर्प का, उसमें क्या दिया हुआ था? लॉट साइज। इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो एक ही मान लो। 100 भी मानोगे तो भी गलत नहीं है, 50 भी मानोगे तो भी गलत नहीं, बट नथिंग गिवन, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 कॉल 1 शेयर, वैसा ऐसा होता तो नहीं है, अग्रीड, दे देते, नहीं दिया है तो मानो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इतने सारे पेपर्स ट्रैक कर लिए, कभी ना कभी कोई ना कभी ना कभी नहीं, मोस्टली एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। एंड आई सीन अगेन आंसर कॉपीज ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि ये तो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको अटेम्प्ट मत करो, सबको ग्रेस मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। अटेम्प्ट करने पे ही नंबर दिए जा रहे हैं, उसमें भी जो प्रॉपर तरीका है वही फॉलो करने पे नंबर दिए जा रहे हैं। आप उसमें कुछ भी रैंडम भलता लिख के आओगे तो भी मार्क्स नहीं दिए जा रहे। सो देयर वाज, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, इन नवंबर 24 जिसमें कुछ गलती थी, ठीक है, उसकी वैल्यूज, तो जिसने वो पैटर्न फॉलो करके सही किया, सिर्फ वो पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना नोट पुटअप किया तो पूरे नंबर मिले, ठीक है। सो यू नीड टू फॉलो कि अगर कुछ गलत भी आए तो प्रोसीजर प्रोसेस सही होना चाहिए। ये गलत नहीं है पर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है मतलब ऐसा नहीं अरे रॉन्ग है छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शन में निकाल रहे हो बात अलग, बट कर रहे हो तो कि अपना पुटअप करना कि हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए था, नहीं है अलग बात हो गई। सो कॉल ऑप्शन में क्या पुटअप करेंगे? अगर हम देखें तो 200 में क्या हम एक्सरसाइज करेंगे? कब एक्सरसाइज करेंगे? 220 के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? 0, 0, 0, 10, 20, ऐसा लिख दूं मैं। ये तो मेरा एक्सपायरी पे गेन होगा ना, लेकिन प्रीमियम भी तो पे किया है मैंने, 6, 6, 6, 6, 6। तो ये कितना हो जाएगा? -6, -6, -6, 4, 14। पुट में क्या होगा? पुट में उल्टा, कब एक्सरसाइज करूंगा? व्हेनेवर मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा? 220 है, तो इधर क्या हो जाएगा? 20, 10, 0, 0, 0। और लॉन्ग ही किया है ना, ये चेक कर लेना, ठीक है। मतलब मैं अपनी मिस्टेक बताऊं तो मैं बहुत बार, क्योंकि सम करना बहुत ऐसा लगता है ये क्या ही है, ये भूल ही जाता हूं देखना कि राइट किया है कि बाई किया है, क्योंकि वो तो ऊपर लाइन दे देंगे ऐसे, क्या एन इन्वेस्टर राइट्स अ कॉल ऑप्शन, बस खत्म।
अब हमने राइट स्किप कर दिया तो पूरा हमारा आंसर उल्टा हो गया और 0 ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो चेक कर लेना, ठीक है, कि क्या दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो हम लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से पुटअप करेंगे, ठीक है। तो 20 माइनस क्या आ जाएगा, बेसिकली 5, ठीक है, -5 -5 -5 -5, तो ये आ जाएगा आपका 15 15 सॉरी 5, ठीक है। इधर आ जाएगा -5 -5 -5। ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल विल बी गेनफुली एक्सरसाइज्ड, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 220, ठीक है। और पुट में क्या हो जाएगा, लेस देन 220। तो प्राइस रेंज का बेस तो नहीं हुआ जी। हाँ, वो भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा बेस क्या हो सकता है। अभी यहां पे हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आ ही रहा हूं उस पे। तो अभी गेनफुली एक्सरसाइज मतलब क्या हो रहा है, हमने 6 रुपए तो पहले दिया ही है, तो 220 के ऊपर मैं एक्सरसाइज करूंगा, वो पे ऑफ पॉजिटिव होगा। नेट पे ऑफ पॉजिटिव होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आप समझ सकते हैं, कॉल ऑप्शन का ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पे। पुट ऑप्शन का ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पे। तो यहां पे 220 प्लस 6, नेट पे ऑफ पॉजिटिव करने के लिए 226 एंड 220 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 215। ये हमारे नेट पे ऑफ पॉजिटिव होंगे। और एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं वो वाला पार्ट है। तो गेनफुली को हम इंपॉर्टेंस दें तो यहां का आंसर 226 होगा, यहां का आंसर 215 होगा, ठीक है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। सो ये अगेन एक क्वेश्चन हुआ इसी सिमिलर ग्राउंड पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने दोनों साथ में होगा ऐसा नहीं कहीं पुटअप किया हुआ है वैसा। अगर हुआ तो फिर आपको बोलेंगे कि साथ में हमने पुट किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वैसा पुटअप किया है। सेपरेट हम लोगों का पुटअप है और वो होगा तो फिर उस केस में तो आपको 231 कर देना पड़ेगा, 231। और ये सवाल है कि सर ओवरऑल गेन करने के लिए तो हमें क्या होगा, तो ऐसा बोला है द कॉल एंड द पुट में बी गेनफुली एक्सरसाइज। अब उसका एक और थर्ड इंटरप्रिटेशन निकाला है कि दोनों का प्रीमियम 11 रुपए तो लगना ही है, तो कॉल गेनफुली एक्सरसाइज 226 के ऊपर ही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि हम प्रॉफिट कब कमाएंगे तो 231 और 209 ये आंसर हो जाता। सर ये कहां से लाए आप लोग, क्योंकि कॉल का प्रीमियम 6 है, पुट का प्रीमियम 5 है, टोटल प्रीमियम कितना हो गया 11। तो मुझे ओवरऑल फायदा 231 के ऊपर होगा या फिर 209। बट मुझे नहीं लग रहा कि वो लैंग्वेज यहां पे पुटअप हो रही है। बट सवाल ऐसा है कि सर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या, तो हम बिल्कुल पुटअप कर सकते हैं कि दोनों को कंसीडर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द ओवरऑल ट्रांजैक्शन, फिर ऐसी लैंग्वेज होगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम शेयर प्राइस इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, व्हाट शुड बी द मिनिमम नहीं मैक्सिमम पुट मैक्सिमम शेयर प्राइस इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, ऐसा वैल्यू डिटरमाइन होगा, ठीक है। ये एक अगेन रीसेंट केस बेस्ड सिनेरियो का क्वेश्चन है जिसमें एक्सरसाइज प्राइस, प्रीमियम, स्पॉट प्राइस दे दिए 6 नंबर का, ठीक है। एक्चुअल पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगेन कॉल पुट के फंडामेंटल्स के ऊपर ही है, इसीलिए इसको ले रहा हूं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्शन क्या लिया वो दे दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है, प्रीमियम दिया हुआ है, स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस हो गई, एक्सरसाइज प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस हो गई, और प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। एक्शन, एक्सरसाइज प्राइस, प्रीमियम, स्पॉट प्राइस, ठीक है। लैप्स, एक्सरसाइज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 to 6। इन सिचुएशन 3 थर्ड पे आ जाते हैं भैया, द इन्वेस्टर्स पोजीशन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो लैप्स हो गया है, लैप्स हो गया है मतलब बेसिकली हमारा प्रीमियम पेड नुकसान हो गया होगा, बोलिए या नहीं बेटा, बिकॉज कॉल पुट शॉर्ट लॉन्ग, अब शॉर्ट लॉन्ग तो कुछ बनता ही नहीं है भैया, या तो लॉन्ग या शॉर्ट ऐसा कुछ मेंशन होना चाहिए था। तो अगर 300 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस है, 400 रुपए की स्पॉट प्राइस हो गई,
₹300 की एक्सरसाइज प्राइस है, ₹400 की स्पॉट प्राइस हो गई और लैप्स हुआ है, मतलब मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस और लैप्स हो गया, मतलब मैं कब एक्सरसाइज नहीं करता, पुट ऑप्शन में। और फिर उस केस में मेरा प्रीमियम पेड नुकसान हो जाएगा, कितना प्रीमियम है देखो, तो पुट ऑप्शन 25 का लॉस, ऐसा कुछ ऑप्शन सेट हो रहा है क्या, यस। दूसरा है कॉल ऑप्शन 75, बट वो कब होता, जब उल्टा होता, ठीक है। यहां पे लैप्स की जगह वर्ड क्या हो जाता, एक्सरसाइज, बिकॉज अगर एक्सरसाइज होता तो मेरी मार्केट प्राइस 400 है, एक्सरसाइज प्राइस 300 है, तो मैं एक्सरसाइज करता, तो कॉल 75 अगर एक्सरसाइज वर्ड होता तो होता। तो रिश्ता वही सोचने ही वाला क्वेश्चन है फंडामेंटली, बट थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया है, ये वर्क करना पड़ेगा आपको। सेकंड, इन सिचुएशन 1 द इन्वेस्टर्स पोजीशन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, देखो एक्सरसाइज कर लिया है, एक्सरसाइज प्राइस चेक करो 140, स्पॉट प्राइस कितना है 160, मार्केट प्राइस ज्यादा हो स्पॉट प्राइस से, ये कौन और एक्सरसाइज कर लिया, मतलब कॉल के पुट, और कुछ नहीं आए बाई चांस, एटलीस्ट पुट मत करके आना, ठीक है। सो कॉल, और उस केस में देखो 20 रुपीज ही मेरी क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू, और 20 रुपीज ही क्या है मेरा प्रीमियम पेड, तो इस केस में फिर आंसर क्या होना चाहिए, कॉल ऑप्शन एंड 0, प्रॉफिट और लॉस बोल दिया है वर्ड। नेक्स्ट, इन सिचुएशन 2 द इन्वेस्टर्स पोजीशन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगेन एक्सरसाइज कर लिया है, 200 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, 175 मार्केट प्राइस कम है और एक्सरसाइज किया है, कब होता है ऐसा, पुट ऑप्शन, तो कॉल को तो काट देना भैया, ठीक है। और देखो 25 रुपए का फायदा हो रहा है मुझे, पर 15 रुपए का प्रीमियम भी पे किया है, मतलब नेट 10 का फायदा हो रहा है मुझे, पुट ऑप्शन एंड 10 रुपीज। ये May 25 Jan 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6 मार्क्स, ठीक है। सो नॉट दैट टिपिकल, आई गेस वेरी वेरी बेसिक एंड सिंपल, एंड दे डू आस्क ऑप्शन में, तो ये भी लोगों को डिफिकल्टी लगता है, बिकॉज शायद कैरेक्टरिस्टिक या जो मैंने बोला कि जो आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमें कई बार नहीं पता होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगेन ये भी रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न है, फिर थोड़ा हम लोग वैल्यूएशन पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। फंडामेंटल्स के ही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा, आई थिंक दिस वाज आज समवेयर इन November 24, the market received some information about ABC Labs tie-up with a multinational company. This has induced the market price to move up. If the information is false, the ABC Limited will probably fall dramatically. To protect from this, an investor bought the call and the put option. बढ़ेगा तो कॉल में फायदा कर देंगे, गिरेगा तो पुट में फायदा कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल कहलाती है। अगर सेम एक्सरसाइज प्राइस पे खरीदा तो उसको बोलते हैं स्ट्रैडल, और डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे खरीदा तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। क्लास में भी हमने किया हुआ है, मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है, कभी पूछ ले तो ध्यान में रख सकते हैं, बाद में बता भी दूंगा। बट ये कब आपको ज्यादा फायदेमंद रहता है, जब बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला, व्हेन द मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, या तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर एक कॉल और एक पुट दोनों ले लिए हैं तो दोनों में पैसा जा रहा है ना बाहर, तो फायदा होने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ना पड़ेगा या बहुत ज्यादा गिरना पड़ेगा। जो अभी वाले ऑप्शन, इससे पहले के पहले वाले क्वेश्चन में 220 11 प्लस 11 माइनस, तो बीच वाली रेंज तो पूरी लॉस की हो जाएगी हमारी, ठीक है। ही परचेज अ 3-month कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 45 फॉर 3 प्रीमियम एंड पेड ₹2 शेयर प्रीमियम। देखो दोनों में परचेज्ड और पेड वर्ड दिया हुआ है। परचेज्ड और पेड मतलब क्या किया हमने, लॉन्ग कॉल और क्या किया है, लॉन्ग पुट। लॉन्ग कॉल और क्या किया है, लॉन्ग पुट, ठीक है। फॉर अ 3 months पुट विद अ स्ट्राइकिंग प्राइस ऑफ 42। तो कॉल का स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा 45, पुट का स्ट्राइक प्राइस कितना है 42। प्रीमियम भी लिख देते हैं इधर, प्रीमियम कितना है हमारा 3 रुपीज और इधर प्रीमियम कितना है 2 रुपया। अज्यूम 100 शेयर्स फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शन, दे दिया है, नहीं दिया होता तो एक एक लेते, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टू डिटरमाइन द इन्वेस्टर्स पोजीशन इफ द टाई अप ऑफर बिड्स द प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड स्टॉक अप टू 44 रुपीज इन 3 months, मतलब एक्सरसाइज प्राइस कितना हो गया है 44, बीच का बंदर बन गया ये तो, 45 के ऊपर नहीं गया तो कॉल ऑप्शन लैप्स हो गया, और 42 के नीचे भी नहीं गया तो पुट ऑप्शन भी लैप्स हो गया।
तो इन्वेस्टर्स पोजीशन में क्या होगा मेरा, 3 रुपए प्लस 2 रुपए कितना, 5 रुपए इंटू 100, 500 रुपए का नुकसान हो गया। टू डिटरमाइन द इन्वेस्टर्स पोजीशन ऑफ द टाइप, इसको थोड़ा सजा के लिखना, ठीक है, एक दो स्टेटमेंट थोड़ी थियरी की, क्यों हाँ क्यों ना फिर, ठीक है। टू डिटरमाइन द इन्वेस्टर्स पोजीशन ऑफ द टाई अप ऑफर प्रोग्राम, इफ द टाई अप ऑफर प्रोग्राम फेल्स एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉल्स टू 34 इन 3 मंथ, ड्रामेटिकली गिर गया, ड्रामेटिकली गिरा तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे क्या, हाँ। कॉल ऑप्शन करेंगे क्या, नहीं। तो कॉल पे मुझे 3 का लॉस हो गया, पुट पे मुझे 34 और 42 का डिफरेंस, 8 का फायदा पर 2 का प्रीमियम पे किया था, तो 6 प्लस 3 नेगेटिव, तो नेट 3 इंटू 100, 300 रुपए का फायदा हो गया। सर दोनों पे अलग अलग 100 करते तो भी वही आता, करके चेक कर लेना, 300 नेगेटिव 600 पॉजिटिव, 300 ही आता वापस, ठीक है। 100 200 मत कर देना, बोले कॉल में भी 100 इसमें भी 100, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा मैंने बोला कि इसमें गलती करने के लिए हैव टू बी क्रिएटिव, ठीक है। तो डिटरमाइन द इन्वेस्टर्स पोजीशन इफ द टाई अप ऑफर प्रोग्राम इज सक्सेसफुल एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक राइजेस अप टू ₹46 इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, हाँ। 1 रुपए का फायदा हुआ बट 3 रुपए का प्रीमियम भी तो पे किया था ना, तो टेक्निकली तो 2 रुपए का लॉस हो गया, और पुट में भी मुझे कितने का लॉस हो गया, 2 रुपए का, तो टोटल 4 इंटू 100, 400 नेगेटिव। ये भी अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस वाज आई थिंक इन नवंबर 24, ठीक है, फॉर अगेन 6 और 8 मार्क्स, ठीक है, फ्री के क्वेश्चन, ठीक है, एंड डायरेक्ट, वेरी डायरेक्ट। तो फंडामेंटल्स थोड़े आपको पता होंगे तो आप आई थिंक इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारे बेसिक्स से थोड़ा पार्ट किया मैंने अभी तक, आपको वैसे मैं इधर लिख भी देता हूं, नेचर ऑफ टॉपिक्स, ये भी आपको रिवीजन के लिए हमेशा पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने टॉपिक क्या करने हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो देयर कैन बी, ठीक है, कॉल के बेसिक्स, फिर क्या हो जाएगा पुट के बेसिक्स, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा आईवी और टीवी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, अमेरिकन, यूरोपियन, ठीक है, एंड बर्मुडा पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपको क्या पता होना चाहिए अगर हम देखें तो आईटीएम, ठीक है, एटीएम, ओटीएम पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे बेसिक्स के पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेगमेंट आ जाता है ऑप्शन वैल्यूएशन, ठीक है, जिसमें एक है आपका पुट कॉल पैरिटी, ठीक है, फिर एक है आपके बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन, और एक है आपका ब्लैक स्कोल्स, ठीक है। अभी बाइनोमियल में वैसे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर बाइफर्केशन नहीं दिया है, बट वैसे 3 मॉडल से फिर भी क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। एक का नाम क्या है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, दूसरे का नाम क्या है, रिस्क लेस हेज अप्रोच, ठीक है, एंड तीसरे का नाम है रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। आई नो दे हैवंट बाइफर्केटेड इन द मॉड्यूल, बट स्टिल पूछ सकते हैं कोई नाम से, ठीक है, आई बिलीव सो। नहीं पूछे तो कोई भी एक तरीके से करो चलेगा। सो ये आपका पार्ट आ गया है। देन इन ऑप्शन दे माइट आस्क यू रियल ऑप्शंस, ठीक है, विच इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक, ठीक है, एंड दे माइट आस्क यू अबाउट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, एंड इन थियोरी दे माइट आस्क यू ऑप्शन ग्रीक्स, बहुत बार पूछते हैं, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, रो क्या होता है, थेटा क्या होता है, ठीक है। तो थेटा इज टाइम से क्या इंपैक्ट होता है, डेल्टा इज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, वेगा इज वी फॉर वेगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, ठीक है, आर फॉर रो, आर फॉर रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा देखा था, बता भी दूंगा मैं रिवीजन में, बट ऑप्शन के अंदर इतना बड़ा अम्ब्रेला है, ठीक है, इसमें ये हमने कवर कर दिया है। मेजॉरिटी टाइम्स 10 बार पूछा हुआ है ऑप्शन, तो 8 बार जो हमने अभी किया वही पूछते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि छोड़ देना है बाकी का, ठीक है, क्योंकि तब कभी भी थोड़ा टिपिकल आएगा तो ही तो हमारे पास मौका है कि हम थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाए अपने दूसरों से, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा पुट कॉल पैरिटी और बाइनोमियल पे चर्चा करते हैं कि क्या होता है। पुट कॉल पैरिटी इज अ मेथड टू वैल्यू द ऑप्शंस, ठीक है, एंड टू चेक whether they are undervalued or
ओवर वैल्यूड। या फिर सिंथेटिक कॉल और सिंथेटिक पुट बनाने का तरीका है। सिंथेटिक कपड़ा क्या होता है? जो नेचुरल फाइबर नहीं होता, ठीक है। कॉटन इज नेचुरल फाइबर, पॉलिएस्टर सिंथेटिक, ठीक है। बेसिकली चिप्स बनती है, चिप्स से यान बनता है, यान से ग्रे बनता है, ग्रे से कपड़ा बन रहा है, ठीक है। तो सिंथेटिक या मिक्स, पॉलिएस्टर कॉटन का मिक्स। तो सिंथेटिक कॉल और सिंथेटिक पुट, मतलब आपको रियल में कॉल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या ऐसा करोगे कि कॉल का गेन और वो जो आपने फॉर्मूला बनाया उसका गेन मैच हो जाए। आपको रियल में पुट खरीदना है, पुट अवेलेबल नहीं है, तो क्या ऐसा करोगे कि पुट का गेन एंड वो जो आपने पोजीशन ली उसका गेन रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज पुट कॉल पैरिटी, ठीक है। पैरिटी में ये कैसे आएंगे वो पुटअप करते हैं। तो बेसिकली पुट कॉल पैरिटी का एक बेसिक इक्वेशन है वैल्यू ऑफ कॉल प्लस वैल्यू ऑफ या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मतलब यहां पे क्या है? स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ पुट। जिसको थोड़ा सिंपल भाषा में लिखे तो C प्लस पीवी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू P प्लस एस। C मतलब प्रीमियम ऑफ कॉल, पीवी ऑफ एक्स मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। P मतलब प्रीमियम ऑफ पुट, वैल्यू का मतलब प्रीमियम होता है, वैल्यू ऑफ पुट मतलब कितने पे मिल रहा है पुट, मतलब उसका प्रीमियम, ठीक है। एन एस मतलब वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस कॉल की बात कर रहे हैं, जिस पुट की बात कर रहे हैं, वो कॉल कोई शेयर पे निर्भर होगा ना, उस शेयर की वैल्यू, वो पुट कोई शेयर पे निर्भर होगा ना, उस शेयर की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक, ये हमारा पुट कॉल पैरिटी का अंडरलाइंग बेसिस है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि वैल्यू आपने कर दी, बताओ सही है कि नहीं। इसको पुटअप करने के लिए वैसे मैंने क्लास में भी बताया था, बहुत क्विक एक बार मैं वो अंडरलाइंग बेस बताता हूं, एक अजम्पशन पे बेस्ड है ये, कि कोई पोर्टफोलियो की वैल्यू भविष्य में अगर सेम होगी तो उसकी वैल्यू आज भी सेम होनी चाहिए। तो सपोज हमने कोई एक ऑप्शन लिया जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 110, कॉल की भी स्ट्राइक प्राइस है 110, पुट की भी स्ट्राइक प्राइस है 110, कॉल की भी स्ट्राइक प्राइस है 110, पुट की भी स्ट्राइक प्राइस है 110, करेक्ट। और एक साल है अभी, कितना? एक साल टू एक्सपायरी, और रिस्क फ्री रेट कितना है? 10%। आई पुट हियर, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस 100, ठीक है। टाइम टू एक्सपायरी 1 ईयर, RF 10% पर एनम, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस को 110 कर देता हूं, पॉइंट में नहीं आएगा, 110, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक साल बाद की सिचुएशन ले रहा हूं। एक पोर्टफोलियो में मैंने क्या लिया है? कॉल लॉन्ग किया है और मैंने रिस्क फ्री रेट में इन्वेस्ट किया है। दूसरे पोर्टफोलियो में मैंने क्या किया है? पुट लॉन्ग किया है और स्टॉक लॉन्ग किया है। एक साल बाद इसकी कैश फ्लो की पोजीशन क्या होगी वो बता रहा हूं, ठीक है। फॉर दैट आई विल टेक डिफरेंट मार्केट प्राइसेस, मार्केट प्राइस एट एक्सपायरी 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 बतेरी प्राइसेस ले ली, बहुत सारी। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। मैंने कॉल लॉन्ग किया था, मैंने पुट भी लॉन्ग किया था। मैं कॉल कब एक्सरसाइज करूंगा? एक्सरसाइज प्राइस क्या है मेरी, बोलिए? 110, तो उससे ऊपर होगा तभी एक्सरसाइज करूंगा मैं। तो यहां पे इधर तो सब में डैश 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 आ जाएगा, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कैश फ्लो पोजीशन क्या होगा एक साल बाद वो बता रहा हूं। कैश फ्लो पोजीशन तो 120 पे मुझे 10 रुपए मिलेगा। कोई बोलेगा अरे सर प्रीमियम तो आपने किया ही नहीं, मैं प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहा हूं, कैश फ्लो पोजीशन। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट ढूंढ रहे थे, तो कुछ गया था कुछ मिला, नेट इतना हुआ। यहां पे मुझे 10 मिलेगा, गया कितना?
पता नहीं, क्यों बताता हूं, ठीक है। 130 पे कितना होगा, 20, 30, 40, ठीक है। ऑल्सो मैंने रिस्क फ्री रेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, और रिस्क फ्री रेट में कितना, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस के इक्वल है। ये अंडरलाइंग अजम्पशंस है एक्चुअली दिए हुए, तभी पुट कॉल पैरिटी मैच होगा। तो मैंने एक बॉन्ड में पैसा डाला, ऐसा समझो, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 110 है, मान सकते हैं ना ऐसा। हाँ, क्यों किया है, जब पूरा पुटअप होगा तो पता चल जाएगा। तो इधर तो बॉन्ड को बाजार से कोई भी फर्क पड़ता है क्या, कुछ भी बाजार की प्राइस हो, बॉन्ड तो अपना कितना रहेगा, 110। तो इस पोर्टफोलियो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 120, 130, 140, 150। सामने मैंने क्या किया है, पोर्टफोलियो 2, दिस इज माय पोर्टफोलियो 2। अब चेंज हो गई कहानी, ठीक है। ये पोर्टफोलियो 1 था, ठीक है, पोर्टफोलियो 2 इज इन ब्लू, ठीक है। मैंने पुट लॉन्ग किया है, स्ट्राइक प्राइस नहीं, स्ट्राइक नहीं, एक्सरसाइज मार्केट प्राइस 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। पुट लॉन्ग किया है तो 110 के नीचे मुझे फायदा होगा। इधर कितना फायदा हुआ, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 0, 0, 0, 0। और स्टॉक बेचा, अगेन मैं कैश फ्लो पोजीशन बता रहा हूं, स्टॉक बेचूंगा मैं, या स्टॉक नहीं भी बेचा तो उस दिन उसकी वैल्यू होगी। तो बाजार में प्राइस 60 है तो 60 ही हो गया ये तो, क्योंकि ये मैंने क्या माना है, मार्केट प्राइस, और ये स्टॉक कौन सा है, वही तो स्टॉक है। तो उसी स्टॉक की मार्केट प्राइस कितनी है, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 120, 130, 140, 150। और आप चेक करोगे तो जो ये वैल्यूज है एग्जैक्टली ये वैल्यूज ही है। मतलब फ्यूचर में दोनों पोर्टफोलियो का कैश फ्लो पोजीशन सेम रहेगा। अगर फ्यूचर में दोनों का कैश फ्लो पोजीशन सेम है और सेम ही अंडरलाइंग है तो रिस्क भी सेम ही हुआ, मतलब आज का वैल्यू भी सेम ही होना चाहिए। इसीलिए ये इक्वेशन बनी। एक पोर्टफोलियो में क्या बोला हुआ है, कॉल, सामने क्या बोला हुआ है, रिस्क फ्री रेट। तो मेच्योरिटी वैल्यू है तो उसका आज का वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स होगा ना, इसलिए मेच्योरिटी वैल्यू अगर 110 है तो आज पीवी ऑफ एक्स आएगा, इज इक्वल्स टू कॉल सॉरी पुट प्लस स्टॉक। ये हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारे पुट कॉल पैरिटी की इक्वेशन है। अब पता है क्या करेंगे, कितने वेरिएबल्स हो गए आपके, 4। कौन से, कॉल, स्टॉक, पुट, रिस्क फ्री रेट, एक्सरसाइज प्राइस दी हुई होगी तो उनमें से क्या होगा, कोई 3 दिए हुए होंगे, एक मिसिंग होगा, वैल्यू डालो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ पुट कॉल पैरिटी वर्क्स. It is based on the underlying assumption that if in future the value of two portfolios is same and they have the same underlying, yes, then their current value should also be same. Current value क्या हो जाएगा उसका, आपका current value हो जाएगा प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रीमियम ऑफ पुट, ठीक है, प्लस, बहुत लंबे समय से नहीं पूछा है तो चांसेस है कि पूछ ले, तो बस खाली आपको इक्वेशन याद रखना है, वैल्यू पुटअप करनी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कॉल है, एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सपोज एक कॉल है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 50 रुपए, पुट का भी स्ट्राइक प्राइस है 50 रुपए, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉल आपका है सपोज 8 रुपए, आज मार्केट प्राइस कितना है 55, और 6 मंथ्स एक्सपायरी है और रिस्क फ्री रेट है सपोज 10% पर एनम, ठीक है। और हमें बोला हुआ है वैल्यू ऑफ पुट है 7 रुपए, और बोला है हमें कि बताओ कि ये पुट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या करेंगे। वैल्यू ऑफ कॉल कितना है 8 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस, तो 50 डिवाइडेड बाय 1.05, ऐसा कर दूंगा मैं। कैसे लाया 1.05 बोलिए, 6 मंथ्स एक्सपायरी है, 10% है, तो साल भर का 10%, तो 6 महीने का कितना होगा 5%, तो C प्लस पीवी ऑफ एक्स आ गया इधर, इज इक्वल्स टू P प्लस एस, तो P तो मिसिंग रखूंगा मैं, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कितनी बोली हुई आज 55, तो करो 50 डिवाइडेड बाय 1.05 प्लस 8 कितना आएगा
55.62 माइनस 50 विल बी वैल्यू ऑफ पुट। तो पुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.62 विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट। बाजार में कितने पे ट्रेड कर रहा है पुट, 7। फेयर वैल्यू कितनी आई है 5.62, बाजार में कितने पे ट्रेड कर रहा है 7। तो बाजार में ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। स्टॉक की प्राइस तो 50, अच्छा मैंने इधर 50, सॉरी माय बैड माय बैड, ठीक है ऊपर 55 ही लिखा है, नीचे गया तो और चेंज कर दो भैया, ठीक है 55 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.62। तो सिर्फ 0.62 की चीज थी, बाजार में 7 पे ट्रेड कर रहा है, 7 पे ट्रेड कर रहा है मतलब हाईली ओवर वैल्यूड है, हाईली ओवर वैल्यूड है। तो हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, पुट को बेच देना चाहिए, क्योंकि 0.62 की वैल्यू वाली चीज बाजार में 7 पे हो रही है, तो आप पुट को क्या कर दोगे, शॉर्ट, पुट को क्या कर दोगे, शॉर्ट। ऐसा ही सेम कॉल का भी पूछ सकते हैं। तो कॉल का देख लो, अभी ये इसमें हमेशा पैरिटी है ना, तो अगर पुट क्या है हमारा, ठीक है ओवर वैल्यू, तो कॉल क्या हो जाएगा अगर हमारा अंडर वैल्यू। तो ये सेम चीज कॉल में सर कैसे करते, कॉल की जगह ब्लैंक छोड़ देंगे अपने, ठीक है, प्लस पीवी ऑफ एक्स कितना आएगा बोलिए, 55, 50 डिवाइडेड बाय 1.05 कितना आएगा 47.62। पुट की वैल्यू बाजार में कितनी थी 7, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 55। सो दिस विल बी व्हाट, सी इज इक्वल्स टू 62 माइनस 47.62, 14 पॉइंट, फेयर वैल्यू कितनी है हमारी, ठीक है फेयर वैल्यू कितनी है 14.38, जबकि कॉल बाजार में ट्रेड कितने पे कर रहा है 8, तो कॉल अंडर वैल्यूड हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था अगर पुट ओवर वैल्यूड है तो कॉल क्या होगा, क्योंकि दोनों की प्राइस पैरिटी होगी तो ही होगा ना। तो एक में मैंने पुट की वैल्यू डाली और कॉल का ढूंढा वैल्यू, एक में मैंने कॉल की वैल्यू डाली और पुट का ढूंढा वैल्यू, उस बेस पे मेरा, दिस इज योर होल सीन ऑफ व्हाट, पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी मतलब कि क्या वो पैरिटी पे है कि नहीं है। तो पूछेंगे इज देयर एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, यस टू द एक्सटेंड दे आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, उस बेस पे पूरी कहानी बनेगी। ये पूरी स्टोरी ऑफ पुट कॉल पैरिटी ऑन अ सिंगल स्क्रीन आपका आ गया, ठीक है। मैंने पहले इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, फिर 2 पार्ट पुट किया, ठीक है। रिवीजन में आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट विथ रिगार्ड्स टू हाउ टू अप्रोच दिस, ठीक है। देयर आर क्वेश्चंस ऑन दैट व्हिच आई थिंक नाउ यू शुड बी इजीली एबल टू क्रैक इट अप, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यूएशन में क्या आता है, इधर मैं टिक कर देता हूं पुट कॉल पैरिटी को। फिर आता है हमारा रिस्क न्यूट्रल बाइनोमियल के अंदर, एक कर लिया तो तीनों हो गए, ठीक है। बट इसको भी मैं समझाता हूं कि क्या होता है। बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन ये मानता है, क्या मानता है बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन, ये मानता है कि वो कब वर्क करता है, जब 2 ही सेट ऑफ प्राइसेस दी हुई हो, या तो इतना होगा या इतना होगा। अब तीनों मॉडल्स के अलग अलग सेट ऑफ अजम्पशंस है, अगर कोई नहीं दिया हुआ हो तो रिस्क न्यूट्रल ही यूज करना है एग्जाम में। फिर से बोल रहा हूं, जो कहता क्या है, रिस्क न्यूट्रल कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इनटू मार्केट प्राइस प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इनटू मार्केट प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 1 प्लस आई रेस टू एन, ठीक है। कभी कभी वो लोग यहाँ पे ई भी यूज करते हैं, मतलब ई रेस टू माइनस आर टी, एक ही बात है। ई रेस टू माइनस आर टी मतलब कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, लोड नहीं लेने का, वो लोग वैल्यू देंगे, टेंशन मत लेना। तो या तो ई रेस टू माइनस आर टी से मल्टीप्लाई करो या 1 प्लस आई रेस टू एन से डिवाइड करो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, आज स्टॉक का वैल्यू शुड बी दिस प्लस दिस, सपोज ये 1 साल बाद की वैल्यू हो रही है तो उसका पीवी करेंगे तो आज ये होगा। तो नॉर्मली आपको 2 मार्केट प्राइस दी हुई होगी, ठीक है, आज का प्राइस दिया होगा, उससे आप क्या ढूंढ लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। फिर अगर ये प्राइस हुआ तो कॉल का वैल्यू कितना, ये प्राइस हुआ तो कॉल का वैल्यू कितना, उसका पीवी करेंगे, आंसर आएगा। मोस्ट सिंपलेस्ट वर्जन, ठीक है। आई विल गेट इट डन विद अ सम फ्रॉम मॉड्यूल इटसेल्फ,
ठीक है, ये आपका पार्ट आ जाता है। मैं अभी ये क्वेश्चन के डेटा को, ठीक है, एक और क्वेश्चन है बट इसमें हम लोगों को 2 साल दिया हुआ है, तो ये मल्टी ईयर है, ठीक है, ये सिंगल ईयर है। आई एम गेटिंग इट डन विद द अजम्पशन ऑफ रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, रिस्कलेस हेज अलग होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा पता नहीं, डेटा। सर आंसर तीनों से सेम आता है क्या? यस, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। मॉड्यूल का एक ये सम है। प्राइस आज कितना है? 600, या तो कितना हो जाएगा प्राइस 780, या कितना हो जाएगा 480, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 630। अगर उसको परफेक्ट हेज करना है, जाने दो, हम अभी ये देख रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे। तो मैंने क्या बोला, 600 करंट मार्केट प्राइस हो गया 600 इज इक्वल्स टू 780 इंटू पी यू, ठीक है, प्लस 480 इंटू 1 माइनस पी यू। पर ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 साल बाद की प्राइस आएगी ना, बोलिए। इनफैक्ट 3 मंथ्स बाद की प्राइस आएगी ना, बोलिए। तो इसको पीवी करूंगा तो आज की प्राइस मिलेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस को डिस्काउंट करेंगे तो आज की प्राइस आएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा? या तो ये वाला या ये वाला, दोनों का एडिशन। ये वाली प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले भी तो प्रोबेबिलिटी का एक आया था, तो 160.5 लाए थे, तब हमने क्या किया था? वेरियस प्राइसेस इनटू प्रोबेबिलिटी। तो इधर भी हम यही कर रहे हैं, वेरियस प्राइसेस इनटू प्रोबेबिलिटी। फ्यूचर प्राइस आई, पर इसको आज की प्राइस से इक्वेट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट करना पड़ेगा हम लोगों को। डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 1.025 ले लू मैं। सॉल्व करते हैं, करो 600 इंटू 1.025। कैसे लाया 1.025 सर? 10% साल भर का, तो 3 महीने का 2.5%। करो 600 इंटू 1.025, 615 इज इक्वल्स टू 780 एक्स ले लिया मैंने उसको, प्लस 480 माइनस 480 एक्स, ठीक है। सो इसको इधर ले जाएंगे अपने। करो 615 माइनस 480, कितना हो जाएगा? 135 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 200x, 300x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135, ठीक है, और अपॉन 300। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप कितनी आ गई? 0.45 बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप अगर 0.45 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन क्या आ जाएगा अगर हम देखें तो? 0.55। सर इन्होंने ये कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। मैं अभी रिस्कलेस हेज बता रहा हूं, ठीक है। ये हमने इससे निकाला। अब क्या मेरे को ऊपर और नीचे जाने की वैल्यू मिल गई है? बोलिए हाँ। तो अगर ऊपर और नीचे जाने की वैल्यू मिल गई है, तो अब क्या करेंगे? मैं ऑप्शन का वैल्यू ढूंढता हूं। देखो कॉल है कि पुट है? कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है जिसको मुझे वैल्यू करना है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, परचेजिंग इक्विटी, ठीक है, मे गो डाउन, कॉल ऑप्शन ये रहा। तो कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करूंगा मैं, बोलिए? और मेरी स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 630। तो अगर प्राइस 780 हुआ तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 150 हो जाएगी 3 महीने बाद। और अगर 480 हुआ तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी 3 महीने बाद। तो मैं करूंगा 150 इंटू 0.45। सर ये क्या कर रहे हो? वैल्यू ऑफ कॉल इज इक्वल्स टू कॉल ऑप्शन की वैल्यू, जब प्राइस कितना हो गया है 780, प्लस कॉल ऑप्शन की वैल्यू जब प्राइस कितना हो गया है 480, इंटू देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। बोलिए, पर ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये वैल्यू कब की आएगी? आज की के 3 महीने बाद की? 3 महीने बाद की। तो आज की वैल्यू कितनी होगी? इसका प्रेजेंट वैल्यू कर दूंगा। करो 150 इंटू 0.45, m प्लस 0 इंटू 0.55, m प्लस डिवाइडेड बाय 1.025, 65.85 रुपीज, ठीक है। सिमिलर ग्राउंड पे आप परफेक्ट हेज से चले जाओ, उसके आजू बाजू आएगा, पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। सिमिलर ग्राउंड्स पे आप रिस्क लेस हेज पे चले जाओ, वही वैल्यू आएगा, ठीक है। मैंने क्या पैटर्न
यूज किया यहां पे, देखो फर्स्ट केस क्या निकालेंगे, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन से निकालोगे फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप और गोइंग डाउन, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इनटू मार्केट प्राइस अप वाली, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इनटू मार्केट प्राइस डाउन वाली अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन। क्या मुझे ये दिया हुआ होगा, यस, ठीक है, ये दिया हुआ होगा, यस, ये दिया हुआ होगा, यस, ये नीचे वाला दिया होगा, यस, क्या नहीं दिया हुआ होगा, जो मैंने गोला मारा है उससे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी मुझे, उसको मैं किस में डालूंगा, उसको मैं डालूंगा, ठीक है, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कॉल और टू फाइंड आउट व्हाट, वैल्यू ऑफ पुट। जैसे सेम क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ पुट पूछते तो 780 एक्सरसाइज करता कि नहीं करता, नहीं करता, 480 एक्सरसाइज करता कि नहीं करता, करता। एक सवाल आया कि सर आपने 630 क्यों यूज किया, यहां पे 600 यूज करना चाहिए ना, 600 करंट मार्केट प्राइस है बेटा, स्ट्राइक प्राइस कितना है 630, तो प्राइस अगर 780 हुआ तो मुझे फायदा कितने का होगा, या कॉल की वैल्यू की, इनफैक्ट नॉट फायदा, कॉल की वैल्यू कितनी होगी 150। तो हम लोग वैल्यू ऑफ कॉल निकालेंगे कैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन। चाहे ये हो कि ये हो, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। इसके बेसिस पे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द लॉट फॉर कैलकुलेटिंग बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन। कभी भी हमें यही दिया हुआ होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज आज का सीएमपी है 1000, स्ट्राइक प्राइस में ले रहा हूं 1050, 6 महीने की एक्सपायरी है। या तो मेरा प्राइस आज से 1300 रुपए हो सकता है या फिर 900 रुपए हो सकता है, और रिस्क फ्री रेट आपको दे रखा है 8%। अब बोला हुआ है वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ढूंढो, कॉल नहीं लिया है, पुट ऑप्शन ढूंढो। क्या अंडरलाइन पुटअप करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है आज, बोलिए 1000 इज इक्वल्स टू 1300 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप प्लस 900 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप। ये तो फ्यूचर की प्राइस हो गई ना, बोलिए इसको आज मिनिमम लेके आना है तो रिस्क फ्री रेट से तो हमें पुटअप करना ही पड़ेगा, तो 1.04। इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा ये 1040। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1300 पीयू प्लस 900 माइनस 900 पीयू। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो 140 इज इक्वल्स टू 400 पीयू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप कितना हो जाएगा 0.35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन कितना आ गया 0.65। इससे आधा काम हुआ है हमारा। अब भविष्य में अगर प्राइस 1300 हो जाता है पुट के लिए, तो पुट तब एक्सरसाइज करेंगे क्या, नहीं, जीरो वैल्यू हो जाएगा। और भविष्य में प्राइस अगर 900 हो जाता है तो क्या मैं पुट एक्सरसाइज करूंगा, हाँ 150 रुपए होगा। 1000 से नहीं कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, 1050 से। तो फ्यूचर में वैल्यू कितना हो सकता है पुट का, 0 इंटू 0.35 प्लस 150 इंटू 0.55, ये तो 3 महीने 0.65, ये तो 6 महीने बाद का वैल्यू है। तो आज का वैल्यू करने के लिए इसको पीवी करना पड़ेगा। तो 150 इंटू 0.65 करेंगे तो आ जाएगा आपका 97.5 डिवाइडेड बाय 1.04, कितना आएगा 93.75। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू। एक ही मेथड वैसे मोर देन इनफ है, बट हम रिस्कलेस हेज और रिस्क रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो भी करेंगे, क्योंकि कोई भी पूछ सकते हैं तो तैयारी हमारी रहनी चाहिए। ठीक है, सो ये थोड़ा मैंने पुटअप किया आज, फंडामेंटल्स और पुट कॉल पैरिटी और रिस्क न्यूट्रल। ठीक है, ये इतना कवर कर लिया, रिस्कलेस हेज, रेप्लिकेटिंग और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और ग्रीक्स और रियल ऑप्शन। ठीक है, ये हम लोग सेकंड वाले लेक्चर ऑफ ऑप्शंस में करेंगे। फिर फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स के भी क्वेश्चंस या उसका वैल्यूएशन भी किस तरीके से होता है
वो थोड़ा कवर करेंगे। इसको आप अपने एंड पे पहले रिवाइज जरूर कर ले, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा और बेटर कर पाए आप।